एमजे रिवर्ब सोसाइटी वेलकम बैक गाइस। आज हम एपिसोड 16 मिस्ट्रीज ऑफ इमोर्टल पपेट मास्टर का एक्सप्लेन करने वाले हैं। और स्टोरी बड़ी मज़ेदार चल रही थी, बड़ा मज़ा आ रहा था। बस मेरी एक रिक्वेस्ट है, मेरी वीडियो को प्लीज़ डाउनलोड करके मत देखो। ऑनलाइन ही देख लिया करो, ज़्यादा नेट नहीं जाएगा। डाउनलोड करके देखोगे तो यार मेरे को इनकम नहीं हो पाएगी और मैं फ़ोन नहीं ले पाऊंगा। आगे देखते हैं। जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, जो अपना निंग्स हुआ था भाई, स्टोरी इतनी बढ़िया चल रही थी। लास्ट एपिसोड में जो हमने देखा था, निंग्स ने जो अपना सब कुछ शो करा था ना, कल्टीवेशन दिखा के, जो मतलब एकदम भाई फेम मिला था अपने निंग्जो को। लोग उसके आसपास भटकने लगे थे, अरे भाई निंग्जो, अरे भाई निंग्जो, दोस्ती कर लो। ऐसा ऐसा हो गया था। निंग फैमिली के अंदर भी फुल इज्जत हो गई थी निंग्जो की, जब उसने कंपटीशन के अंदर साफ साफ शो कर दिया था कि वो यहाँ पे बेल वाली जो टेक्निक थी ना, क्यूआई रिफाइनमेंट की बेल वाली टेक्निक पे वो स्टेज 3 पे पहुंच चुका है। रैंक 1 स्टेज 3 पे पहुंच चुका है, पीक पर। और ये यहाँ पे निंग फैमिली की बस एक ही बंदी थी जिसका नाम था निंग शाह हुई। वो यहाँ पे थी रैंक 1 के स्टेज 3 पर, पीक पर। लेकिन वो सिर्फ यहाँ पे टेक्निक, सपोर्ट, हेल्प की वजह से वहाँ पे पहुंची थी स्टेज 3 पर। लेकिन अपना निंग्जो वो तो ऐसे ही पहुंच गया था। निंग्जो ने यहाँ पे ऐसे ड्रामा मतलब ऐसे कर दिया था कि भाई मैं यहाँ पे कंपैटिबल हूँ, इसलिए मैं बहुत इजीली इस टेक्निक का यूज़ करके अपना रेलम यानी अपना जो स्टेज है रेलम में बहुत जल्दी जल्दी अप कर सकता हूँ, क्योंकि ये मेरे साथ ना सूट करती है, टेक्निक मेरे ऊपर सूट करती है, इसलिए मेरे लिए सब आसान है इसमें कल्टीवेशन करना। लोगों को ये सही भी लगा कि हाँ ऐसा होता भी है कि किसी किसी पर्सन के साथ जो टेक्निक होती है वो सूटेड होती हैं। यानी वो पर्सन है, कोई दूसरा पर्सन यूज़ करेगा तो जो सूटेड पर्सन होगा उसका जो यहाँ पे कल्टीवेशन है वो जल्दी जल्दी स्पीड अप करेगा। और ऐसा निंग्जो ने अपना मतलब बहाना मार दिया था और सब मान भी गए थे। हालांकि मज़ेदार बात तो ये थी लास्ट एपिसोड में कि भाई निंग्जो का सीन ये हुआ कि यहाँ पे जो निंग फैमिली का क्लैन लीडर था ना, निंग फैमिली के क्लैन लीडर ने बोला कि भाई अब जब ना टैलेंटेड बंदा आ चुका है, भले वो ब्रांच फैमिली का था निंग्जो, लेकिन फिर भी टैलेंटेड तो है ही। तो इस बंदे को रिसोर्स देना है, सब कुछ देना है, तो इसको संभालो, इसको मैनेज करो। तो उसने यहाँ पे अपने निंग शाओरेन, वो वही बंदा था जिसको हमने शुरू में देख रखा है, तो जो निंग शाओरेन था उसको बुलाया। निंग शाओरेन ने बोला जी जी मैं निंग्जो को देख लूंगा, आप अपना काम कर लीजिए, मैं सब कुछ देख लूंगा। तो क्लैन लीडर ने बोला ठीक है निंग शाओरेन, तुम निंग्जो को देख लेना। हालांकि जो निंग शाओरेन था वो यहाँ पे थोड़ा सा हिल गया सोच के कि भाई यार निंग्जो ही यहाँ पे क्यों निकला टैलेंटेड पर्सन। क्योंकि क्या हुआ था ना, जो निंग्जो के फादर थे ना, उन्होंने अपनी जान दे दी थी निंग शाओरेन को बचाने के लिए। अब जो निंग शाओरेन के जो मतलब निंग शाओरेन जो है वो मेन फैमिली का बंदा है, और निंग्जो के जो फादर थे वो ब्रांच फैमिली के थे, और निंग्जो भी ब्रांच फैमिली का है। तो ब्रांच फैमिली वाले ने मेन फैमिली वाले बंदे को बचा लिया। तो निंग शाओरेन ने वादा करा था कि मैं यहाँ पे निंग्जो को मतलब पालूंगा पोसूंगा, उसकी हेल्प करूंगा, उसके कल्टीवेशन में या जो भी होगा, जो सपोर्ट बन सकता है मैं सब कुछ करूंगा। लेकिन भाई उसने अपना प्रॉमिस नहीं निभाया। निंग शाओरेन ने इसकी माँ को भी मरने दिया और निंग्जो की भी कोई हेल्प नहीं करी। इसकी वजह से ये हुआ कि जो अपना मतलब निंग्जो था वो अब अकेले ही सब कुछ कर पाया। अब इस चीज़ का उसे डर लग रहा था कि अब मैं किस मुंह से निंग्जो के पास जाऊंगा। निंग शाओरेन ने बोल तो दिया कि मैं निंग्जो के पास जाके सब संभालूंगा, लेकिन किस मुंह से जाएगा। इसलिए भाई ने सोचा मैं चलो निंग्जो के पास नहीं जा सकता, उसे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि मैंने क्यों हेल्प नहीं करी। इससे अच्छा मैं निंग्जो के जो अंकल हैं निंगजी नाम के, उनके पास जाता हूँ। वही जो कमीने अंकल और आंट थे, वही वाली। चलो अपने एपिसोड के ऊपर आते हैं, लेट्स स्टार्ट। निंग शाओरेन अपने रिसेप्शन रूम में वापस आया और जल्दी से निंगजी को बुला लिया। निंग शाओरेन कहता आओ बैठो यहाँ पे चाय पियो। निंग शाओरेन स्माइल करते हुए निंगजी को अपने पास बैठने का सिग्नल दिया। निंगजी यहाँ पे सरप्राइज भी था और कंफ्यूज भी था। पहली बार निंग शाओरेन उसके साथ इतना मतलब अच्छे से बिहेव कर रहा था। यहाँ पे जो अपना अंकल होता है ना, अंकल निंगजी, वो कहता है अगर कोई काम है यंग क्लैन लीडर तो बस ऑर्डर दीजिए, मतलब ऑर्डर दे दीजिए, मैं कर दूंगा। निंग शाओरेन ने सीट की तरफ पॉइंट करा। निंगजी नर्वस होकर बैठ ही गया। निंग शाओरेन ने कामली यहाँ पे मतलब चाय वाय पी और बोला। तो निंग शाओरेन कहता है अंकल निंगजी, यानी अंकल को कह रहा है, निंगजी तुमने एक बहुत अच्छा न्यूफू राइस करा है। निंगजी तुरंत ही खड़ा हो गया। निंगजी कहता है माय लॉर्ड, लिटिल जू ने क्या गलती कर दी है? मैं वापस जाकर उसे प्रॉपरली डिसिप्लिन करूंगा। निंग शाओरेन ने आंखें थोड़ी सी वाइडन करी और हाथ से 3 बार गेस्चर करा। निंग शाओरेन कहता है बैठो बैठो, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ये गुड न्यूज़ है। निंग शाओरेन ने पूरी बात को एक्सप्लेन करा। निंगजी जो कि जो अपना अंकल था, जो अब तक सीट के एज पर बैठा था, धीरे धीरे उसकी आइज यहाँ पे और चौड़ी हो गई और माउथ खुला का खुला रह गया। क्यूआई रिफाइनमेंट थर्ड लेयर पीक पर था अपना ये जो निंगजुओ था। लेयर या स्टेज एक ही बात होती है, तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ क्यूआई रिफाइनमेंट लेयर थर्ड या स्टेज 3 तो एक ही बात होगी, पीक पर था। थ्री फैमिली जॉइंट टेस्ट में निंग जो सबसे अलग शाइन कर गया था। निंग शाओ हुई जो कि निंग फैमिली की सबसे टैलेंटेड पर्सन थी, निंग शाओ हुई। और यहाँ पे अपना निंगजो का भी नाम आ गया था। और यहाँ पे जंग जियांग जैसे जीनेसस के इक्वल आ गया था अपना निंगजुओ। तो अपने अंकल कहते हैं ये निंगजुओ है क्या ये वही निंगजुओ है जिसे मैं जानता हूँ? लिटिल जुओ ने ये कैसे कर लिया? क्या 5 एलिमेंट की रेगुलेशन आर्ट सच में उसके लिए ही इतना सूटेबल बनाया है? इतनी क्यूरियोसिटी और कन्फ्यूजन के साथ अंकल अपनी वाइफ वांग लान को बुलाया।
अपना अंकल कहता है आज फैमिली बैंक्वेट प्रिपेयर करो, रेस्टोरेंट जाकर स्पिरिट फूड ऑर्डर करना। वांगलान यहाँ पे कंफ्यूज हो गई अपनी आंटी। आंटी कहती है स्पिरिट फूड ऑर्डर करना बहुत एक्सपेंसिव है। हस्बैंड आज ऐसा क्या स्पेशल हुआ है कि इतनी सेलिब्रेशन करना है? तो अंकल कहता है कि फैमिली बैंक्वेट है, लिटिल जुओ को इनवाइट करेंगे। और यहाँ पे उसका अंकल हो के भी मैंने बहुत टाइम से उसे प्रॉपरली मतलब नहीं मिला हूँ तो इसलिए। तो आंटी यहाँ पे उसकी आंटी की मतलब आइज़ यहाँ पे वाइडन हो गई। आंटी कहती हैं क्या लिटिल जुओ को डिनर पर बुला रहे हो और स्पिरिट फूड भी ऑर्डर कर रहे हो? हस्बैंड तुम क्या पागल हो गए हो? तो अंकल ने यहाँ पे थोड़ा बहुत रिप्लाई दिया और बोला विमेन इन मैटर्स को नहीं समझती, ये यंग क्लैन लीडर का दिया हुआ टास्क है। उसने निंग शाओरेन की बातों को शॉर्ट में एक्सप्लेनेशन दिया। और जो आंटी थी काफ़ी देर तक शॉक में वहीं पे खड़ी रही। आंटी कहती लिटिल जुओ, तुम श्योर हो कि ये लिटिल जुओ ही है जो अपना वाला है? तो अंकल कहता है यहाँ पे मैंने तुमसे झूठ क्यों ही बोलूँगा? क्या यंग क्लैन लीडर मुझसे यहाँ पे मतलब मुझे पागल बनाएंगे? थ्री फैमिली जॉइंट टेस्ट में बहुत लोगों ने खुद देखा है, फेक होना तो इम्पॉसिबल है। आंटी के लिप्स मूव हुए जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन एंड में कुछ नहीं बोली। उसकी आइज़ में डिसबिलीफ, डिनायल, रीसेंटमेंट, जेलसी, डिसअपॉइंटमेंट सब मिक्स हो गया था। अंकल का फेस डार्क हो गया। अंकल कहता है क्या सोच रही हो, जाओ और अरेंजमेंट इमीडिएटली करो। आंटी कहती है ठीक है हस्बैंड, मैं अभी हैंडल करती हूँ। वो यहाँ पर टर्न होकर चली गई, लेकिन उसकी आइज़ अभी भी ब्लैंक थी और वो यहाँ पे बहुत अजीब तरीके से चल रही थी, जैसे वो अभी तक शॉक में हो। रूम में अकेला रहने के बाद निंगज़ी ने एक लंबी सी सांस ली। निंग शौरन ने उसे क्लियरली ऑर्डर दिया था कि निंग जुओ के साथ गुड रिलेशनशिप बनाए और उससे इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करे। निंग जुओ की 16 साल की लाइफ में ये पहली बार था जब अंकल ने खुद हम्बल होकर उसे फैमिली बैंकेट पर इनवाइट करा था अपने निंग जुओ को। तो अपना अंकल अपनी डिग्निटी को बहुत वैल्यू करता था, इसलिए ऑर्डर उसे मतलब उसे अनकंफर्टेबल कर रहा था। अंकल कहता है मैं एल्डर होके अपनी डिग्निटी कैसे मेंटेन करूँ, लेकिन उसके पास चॉइस ही नहीं थी। यंग क्लैन लीडर का डायरेक्ट ऑर्डर था, इसलिए उसे फॉलो करना ही था। साथ ही उसका यहाँ पे रैशनल माइंड भी कह रहा था कि निंगज़ुओ अब पहले जैसा नहीं रहा। उसके साथ गुड रिलेशनशिप मेंटेन करना फ्यूचर में बेनिफिशियल होगा। और ये बंदा ना मतलब यही क्या, हर कोई यही सोच रहा है कि निंगज़ुओ के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाते हैं, क्योंकि भाई निंगज़ुओ बहुत स्पीड में कल्टीवेशन कर सकता है। निंगज़ुओ ने जैसा सबको बताया कि उसके लिए सूटेड है, तो सब यही सोचेंगे ना भाई निंगज़ो बहुत बड़ा जीनियस बन चुका है इस कल्टीवेशन के मामले में। आगे देखते हैं। ज़ाओ फैमिली के मतलब ज़ाओ फैमिली से वापस आते वक़्त देखते हैं अब इनका सीन। ज़ाओ फैमिली से निकलने के बाद बहुत लोग निंगज़ो के साथ काफ़ी दूर तक आए। इवन दो उसका मतलब उन सबका रूट अलग था, फिर भी वो निंगज़ो को छोड़ने आए थे। लास्ट इंटरसेक्शन पर निंगज़ो ने खुद सबको फेयरवेल दिया और सिर्फ़ निंग चेन और निंग योंग को अपने साथ रखा। घर पहुँचने के बाद उसने निंग चेन और निंग योंग को चाय पे अंदर बुलाया और थोड़ी देर बात करी। कन्वर्सेशन शॉर्ट थी, लेकिन उनके मतलब उसके बाद निंग चेन और निंग योंग बहुत एक्साइटेड और हॉनर्ड फील कर रहे थे कि भाई दोस्ती निभाई इसने, सबको तो भेज दिया, हमें यहाँ तक घर तक लाया, चाय-वाय पिलाई, मतलब दोस्त तो अच्छे वाले हम हैं। वापस जाते हुए दोनों डिस्कस कर रहे थे कि इतनी फ़ेम मिलने के बाद भी निंगज़ो बिल्कुल एरोगेंट नहीं हुआ और अब भी लोगों के साथ जनरली ट्रीट करता है जैसा वो था। निंगज़ो पेशेंटली वेट करता रहा। फाइनली निंगज़ी यानी अंकल फैमिली बैंक्वेट इन्विटेशन आ ही गई, यानी निंगज़ो को पहले से पता था ऐसा होगा। निंगज़ो कहता है निंग फैमिली क्लैन लीडर की तरफ से नहीं और यंग क्लैन लीडर निंग शाओरेन की तरफ से भी नहीं। हैं? निंगज़ुओ ने अंदर ही अंदर यहाँ पे लंबी सी साँस ली, लेकिन बाहर से मैसेंजर को मतलब अच्छे से थैंक यू और स्माइल के साथ एश्योर किया कि वो टाइम पर ज़रूर आएगा। मतलब यहाँ पे जो इन्विटेशन था, ये निंग फैमिली के क्लैन लीडर की तरफ से नहीं था और ना ही यंग क्लैन लीडर निंग शाओरेन की तरफ से था। यानी ये शायद अंकल की तरफ से है, शायद कि अंकल ने ही बुलाया है उसको। हालाँकि क्लैन लीडर उसको बुलाता या निंग शाओरेन जो कि यंग क्लैन लीडर होता है। देखो यहाँ पे यंग क्लैन लीडर मीन्स होता है जो आगे जाके लीडर बन जाएगा। अभी जो लीडर है उसकी जगह पे शायद उसका बेटा हो सकता है यंग क्लैन लीडर निंग शाओरेन, तो उसकी बात हो रही है। तो कन्फ्यूज़ मत होना कि अरे! यहाँ पे यंग क्लैन लीडर और लीडर इसमें डिफ़रेंस क्या है, तो यही डिफ़रेंस है। आगे देखते हैं। फैमिली बैंक्वेट के अंदर, बैंक्वेट यहाँ पे एक्सट्रीमली लेविश था। अपने 16 इयर्स में निंगज़ो ने निंग मतलब अंकल के घर पर कभी इतना एक्सपेंसिव और फाइन मील नहीं खाया था, यानी इतना बढ़िया मील। टेबल पर इतना स्प्रेड फूड होने के बाद भी वांग लैन कुछ खा नहीं पा रही थी। पूरे बैंक्वेट में वो नॉर्म मतलब एक तरीके से नॉर्मली की तरह एकदम बात भी नहीं कर पा रही थी। वो बेयरली निंगज़ो की तरफ देखती थी। जैसे निंगज़ो से निकलती हुई ब्राइट ऑरा को देखना ही उसके हर्ट को हर्ट कर रहा हो। यहाँ पे जो अपने अंकल का जो बेटा था उसका नाम भी निंगजी था। अंकल का नाम भी निंगजी है और इसके बेटे का नाम भी। निंगजी भी फूड एन्जॉय नहीं कर पा रहा था। उसके लिए सब कुछ बहुत सडनली हुआ था।
निंगज़ी मतलब जो अंकल था उसका एक्सप्रेशन इंडिफरेंट था। 16 साल से एल्डर वाली डिग्निटी मेंटेन करने के बाद वो एकदम से अपना एटीट्यूड चेंज कर नहीं पा रहा था। निंगज़ो ने भी थोड़ा मतलब ज़्यादा खाया-पिया नहीं था, बैठा था अच्छे से देखा था। जब भी यहाँ पे अंकल उससे कोई क्वेश्चन पूछता, निंगज़ो कप और चॉपस्टिक साइड में रखकर रिस्पेक्टफुली आंसर देता और उसके आंसर बहुत शॉर्ट और डायरेक्ट होते। वो ज़्यादा कन्वर्सेशन कंटिन्यू नहीं करना चाहता था, उसका एटीट्यूड के लिए डिस्टेंट था। यहाँ पे अंकल जानता था कि उसे स्माइल करनी चाहिए, अपना हेड लोअर रखना चाहिए और निंगज़ो के साथ ज़्यादा सॉफ्ट बिहेव करना चाहिए। लेकिन बैंक्वेट खत्म होने और निंगज़ो के चले जाने तक वो ऐसा नहीं कर पाया। यहाँ पे जो निंग कह रहा हूँ सॉरी, यहाँ पे जो अंकल का बेटा था उसका नाम भी निंगजी था, तो जो अंकल का बेटा था वो क्वाइटली निंगज़ो के पीछे चल दिया। उसे खुद नहीं पता था कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। शायद उसके माइंड में एक ही डाउट था। वो अंकल का बेटा कहता है, निंगजी ये थर्ड लेयर पीक तक कैसे पहुँच गया? ये पॉसिबल ही नहीं लगता। क्या कल्टीवेशन टेक्नीक सच में उसके लिए परफेक्टली कंपैटिबल है? नहीं, मुझे इन्वेस्टिगेट करना होगा, इसके पास कोई डेफ़िनेटली सीक्रेट होगा। निंगज़ो ने बहुत पहले ही निंगजी को नोटिस कर लिया था। उसने जानबूझकर अपनी स्पीड को स्लो कर दिया ताकि निंगजी ईज़िली उसका पीछा कर सके। निंगजी की नज़रों के सामने निंगज़ो ने कई एलेक्ज़र शॉप विज़िट किए और कल्टीवेशन के लिए लार्ज क्वांटिटी में एलेक्ज़र परचेज़ करे। निंगजी कंप्लीटली शॉक्ड हो गया। निंगजी कहता है, "ये इतना वेल्दी कैसे है? मेरे फ़ादर से भी ज़्यादा रिच लगता है ये तो। इसने अपनी कल्टीवेशन तो मतलब शो कर दी है, लेकिन क्लैन रिसोर्स अभी तक इसे प्रॉपर्ली मिले भी नहीं हैं। तो इसको पैसे भी नहीं मिले, चीज़ें भी नहीं मिली, तो ये इतना कुछ खरीद कैसे पा रहा है? और अगर मिले भी होते तो स्पिरिट स्टोन तो बिल्कुल नहीं मिलते ना। इल्लेजिमेट इसके पास जो मनी है वो डेफ़िनेटली गलत तरीके से ही आया होगा। मुझे रिपोर्ट करना होगा जाके कि इसके पास बहुत पैसा है।" और ये जो अंकल का बेटा था निंगजी, जिसकी बहुत जली पड़ी थी गलत-गलत रिपोर्ट करने के लिए, निंगजी एक्साइटमेंट में तुरंत ही अपने घर वापस गया और अंकल को सब बता दिया। लेकिन निंग शाओरेन को निंग मतलब अंकल से भी पहले सब कुछ इन्फॉर्मेशन मिल गई थी। अंकल को निंगज़ो के साथ गुड रिलेशनशिप बनाने का ऑर्डर देने के बाद निंग शाओरेन ने इमीडिएटली एक टर्म ऑफ कल्टीवेटर सीक्रेटली निंगज़ो की प्रोटेक्शन के लिए भेज दिए थे। ऑफ कोर्स उनका सेकंड पर्पस निंगज़ो को मॉनिटर करके इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट भी मतलब करना था। निंग शाओरेन ने अपने हाथ में लिस्ट देखी और डिसबिलीफ में बोला। निंग शाओरेन कहता है, निंगज़ो के पास इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी था? लिस्ट में निंगज़ो के खरीदे गए लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ एलेक्ज़र की डिटेल थी। निंग शाओरेन की आइज़ ग्रीड से शाइन करने लग गई। निंग शाओरेन कहता है, अगर मुझे पहले पता होता कि निंगज़ो के पास इतना पैसा है, तो मुझे उसके क्लोज़ जाना चाहिए था। क्या उसके पेरेंट्स सीक्रेटली ये मनी उसके लिए छोड़ के गए थे या ये मनी एक तरीके से इल गॉटन है? क्या ये ट्रेंड मतलब एक तरीके से टेंटेड है, क्या है ये? या फिर सीक्रेटली डीमन कल्टीवेटर इसे फंड कर रहे हैं, यानी गलत तरीके से ये आ रहा है। निंग शॉरेन स्टडी में कंटिन्यूअसली वॉक करता रहा। जैसे-जैसे वो सोचता गया, उसकी ग्रीड और स्ट्रॉन्ग होती गई, यानी उसका लालच बढ़ता गया। निंग शॉरेन कहता है, निंगज़ो ब्रांच फैमिली से है, लेकिन अब कल्टीवेशन में निंग शाओहुई के इक्वल है। यानी हम निंग फैमिली की सबसे टैलेंटेड जो पर्सन है, जो लड़की है निंग शाओहुई, उसके बराबर अपना निंगज़ो है। और अब उसके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी भी है। इस मनी का सोर्स क्लियर नहीं है। फैमिली के लिए मुझे इसका ओरिजिन इन्वेस्टिगेट करना ही होगा और मुझे पर्सनली कुछ करने की ज़रूरत भी नहीं है। अंकल को हैंडल करने दो, ये परफेक्ट रहेगा। फाइनली निंग शॉरेन रुक गया और दूर कह रहा हूँ, डोर की तरफ देखने लग गया, गेट की तरफ। निंग शॉरेन कहता है, समवन आ जाओ, जो भी है बाहर आ जाओ। और यहाँ पे अटेंडेंट तुरंत ही अंदर आया और करीबन आधे घंटे बाद अंकल और निंग फैन कल्टीवेटर की एक टीम के साथ निंगज़ो के स्मॉल कोर्टयार्ड के सराउंड कर चुके थे, यानी उसके आसपास घूम रहे थे। यहाँ पे अंकल ने एक अजीब सा लुक लिया। अंकल कहता है, क्या हमें रियली ऐसा करना ज़रूरी है? ये मुझे यहाँ पे एप्रोप्रिएट नहीं लग रहा, यानी ये गलत तरीका लग रहा है, मुझे ठीक नहीं लग रहा। निंग फैन ने यहाँ पे कामली रिप्लाई किया। निंग फैन कहता है, यंग क्लैन लीडर ने क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि मैग्मा फेरी पैलेस से रिलेटेड रिनोवेशन टीम का वर्क एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है। निंगज़ो के पास इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी है, उसका सोर्स अनक्लियर है और एज़ अ हिज अंकल, यानी तुम उसके अंकल हो, तुम्हें इंटरवीन करना ही होगा। फैमिली को फ्यूचर में निंगज़ो की ज़रूरत पड़ सकती है, तुम उसके रिलेटिव हो, इस टास्क के लिए सबसे सूटेबल पर्सन तो तुम ही हो और जाओ तुम। तो अपना अंकल ब्रांच फैमिली से था, जबकि निंग फैन मेन फैमिली से था। निंग शॉरेन ने स्पेशली निंग फैन को अंकल को सुपरवाइज़ करने के लिए भेजा था। यानी निंग फैन यहाँ पे खुद नहीं जाएगा, निंग फैन का काम था यहाँ पे अंकल के ऊपर नज़र रखना और अंकल यहाँ पे निंगज़ो के पास जाएगा। अंकल ने यहाँ पे एक अजीब-सी लंबी-सी साँस ली, कोर्टयार्ड का जो दरवाज़ा था उसे नॉक करा। निंगज़ो ने डोर को ओपन किया और रिस्पेक्टफुली सैल्यूट करा। यहाँ पे अपना निंगज़ो कहता है, अंकल आप लोग किस काम से आए हैं? तो अंकल कहता है, अंदर बात करते हैं चल के।
अंकल ने यहाँ पे एक अजीब सा एक्सप्रेशन के साथ निंगजो के इनवाइट का वेट किया, मतलब सॉरी इनवाइट किए बिना ही अंदर एंटर हो गया, सॉरी मतलब इनवाइट का वेट भी नहीं करा और सीधा अंदर घुस गया। उसके पीछे कल्टीवेटर की पूरी लाइन अंदर आ गई, निंगजो के साइड में पुश कर दिया, मतलब निंगजो को ऐसे साइड हटा दिया। अब देखते हैं मीनवाइल तीनों क्लैन लीडर सीक्रेटली दोबारा मिले। इस बार उनका गोल थ्री फैमिली जॉइंट वेंचर के बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन को फाइनलाइज करना था। जेंग फैमिली कैलेंडर कहता है ये फिनिक्स सोल ब्लड फ्रेग्रेंस पिल सोल पावर रिस्टोर करने में बहुत यूजफुल है, इससे तीनों फैमिलीज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। तो निंग फैमिली का कैलेंडर कहता है नो नो नो, हमारी फैमिली के पास दो जीनसेस हैं, निंग शाहुई और निंग जो, उन्हें सफिशिएंट सप्लाई मिलनी चाहिए, राइट ठीक है। तो आगे अपना लीडर कहता है निंग फैमिली का ही, जेंग फैमिली के पास तो सिर्फ एक ही जीनस है तो उनको एक ही मिलनी चाहिए, हमें ज़्यादा मिलनी चाहिए। जेंग फैमिली का क्लाइंटर ने कोल्डली यहाँ पे कुछ जवाब नहीं दिया, बस ऐसे हाँ करके छोड़ दिया। जेंग फैमिली का क्लाइंटर फाइनली कहता है लेकिन निंग जो सिर्फ एक कंपैटिबल कल्टीवेशन टेक्निक की वजह से फास्ट ग्रो हुआ है, उसके पास एक्सेप्शनल टैलेंट का कोई प्रूफ थोड़ी ना है। तो जेंग फैमिली का बंदा अभी और आगे कहता है कि मतलब लीडर ही था यहाँ पे, बंदे नहीं, यहाँ पे सिर्फ लीडर बात कर रहे हैं। तो जेंग फैमिली का क्लैन लीडर कहता है और जीनियस बिल्कुल नहीं हो सकता वो तो। तभी डोर पर नॉक हुआ, तीनों क्लैन लीडर की पुपिल्स यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट हो गई, उनके हार्ट सडनली यहाँ पे बीट फास्ट करने लग गए। थ्री क्लैन लीडर कहता है कौन है भाई, तो वॉइस कहती है मैं हूँ जू शुआनजी, जू शुआनजी। तीनों क्लैन लीडर इंस्टेंटली अलर्ट हो गए। अब जानते हो ना जू शुआनजी कौन होगा, जू शुआनजी वही पर्सन है जो बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बड़ा खतरनाक है भाई, इसके कनेक्शन रॉयल फैमिली से हैं, बंदा डिवाइन हंटर की डिवीजन से आता है और इसको डिवाइन हंटर भी कहते हैं। जू शुआनसी आ चुका था। थ्री क्लैन लीडर कहते हैं अरे डिवाइन हंटर, उन्होंने जल्दी से डोर को ओपन करा, जू शुआनसी को अंदर वेलकम करा। बाहर गार्ड्स यहाँ पे स्टेशन थे, लेकिन गोल्डन कोर कल्टीवेटर के सामने ये सिक्योरिटी एक तरीके से यूजलेस ही थी। जू शुआनसी स्माइल करा, जू शुआनसी कहता है क्लैन लीडर्स मैं एक रिक्वेस्ट लेकर आया हूँ। जू शुआनसी ने सिटी लॉर्ड से डिटेल रिकॉर्ड ऑब्टेन किए थे जिनमें सालों से मैग्मा फेरी पैलेस में एंटर करने वाले कल्टीवेटर्स की इन्फॉर्मेशन थी, लेकिन ये सिर्फ सिटी लॉर्ड मेंशन के रिकॉर्ड्स थे। जू शुआनसी चाहता था कि तीनों फैमिली भी अपने रिकॉर्ड्स प्रोवाइड करे ताकि सब इन्फॉर्मेशन को कंबाइन करके कंप्लीट पिक्चर बन सके। तीनों क्लैन लीडर फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट स्टेज पर थे और सिटी लॉर्ड मेंशन के अगेंस्ट यूनाइटेड थे। कुछ लेवल पर उनके इंटरेस्ट रॉयल फैमिली के इंटरेस्ट से भी मैच करते थे, इसलिए तीनों ने इमीडिएटली अपने सबऑर्डिनेट्स को रिकॉर्ड रिट्रीव करके जू शुआनसी को देने का ऑर्डर दिया कि भाई दे दो डिवाइन हंटर को जो भी मांग रहे हैं। रिकॉर्ड्स मेनली जेंग जाओ फैमिली के थे। निंग फैमिली ने मैग्मा फेरी पैलेस मतलब इसी साल डिस्कवर किया था, इसलिए उनके रिकॉर्ड्स तो बहुत ही लिमिटेड थे। जू शुआनसी ने रिकॉर्ड्स देखे और रिपीटेडली यहाँ पे हाँ में हाँ मिलाया, वो क्लियरली सेटिस्फाइड था। रॉयल फैमिली का मेंबर होने के नाते जू शुआनसी नहीं चाहता था कि मैंगकुई यानी क्लैन क्लैन कह रहा हूँ सॉरी मैंगकुई यानी सिटी लॉर्ड का नाम मैंगकुई है, ठीक है, मैंगकुई और मैंगचोंग जो कि सिटी लॉर्ड का बंदा मैंगचोंग है, मैग्मा फेरी पैलेस पर कंट्रोल लेकर मैंग फैमिली की पावर को एक्सपेंड करें। इसलिए जाने से पहले उसे मतलब उसने एक एडवाइस दी। जू शुआनसी कहता है आते वक्त मुझे एक फेमिलियर नाम सुनने को मिला है, अगर तुम लोग निंगजो की बात कर रहे हो तो इस लड़के को नरिश करना वर्थ इट हो सकता है। कैरेक्टर के मैटर में अभी भी ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है कि उसका कैरेक्टर कैसा है, लेकिन मैकेनिज्म की फील्ड में भाई इसके पास बेहतरीन टैलेंट है। एक्सप्लोजिव फ्लेम मंकी जो बिक रहे हैं मार्केट में, इसी ने डिज़ाइन करे, इसी ने बनाए हैं। तीनों क्लैनेडर की आइज़ यहाँ पे वाइडन हो गई, सबके फेसेस पर शॉक था। निंग फैमिली का क्लैनेडर कहता है वर्ड क्या, जू स्वानजी यहाँ पे स्माइल करा। जू स्वानजी कहता है पब्लिकली इसका क्रेडिट फ्लाइंग डिस्क वर्कशॉप के हेड चंचा को दिया गया है, लेकिन इसके पीछे फाइशी कनेक्टेड है, एक हिडन ट्रुथ है, इन्वेस्टिगेट करोगे तो खुद पता चल जाएगा। इतना ही कहना इनफ था। जू स्वानजी वेव करके वहां से गायब हो गया। तीनों क्लैन लीडर एक दूसरे को साइलेंटली देखते रह गए। कुछ देर बाद निंग फैमिली क्लैन लीडर ने हेड ऊपर करा, खुद एकदम भाई लंबी सी सांस ली, उसके फेस पर ह्यूज स्माइल आ गई। निंग फैमिली का क्लैन लीडर कहता है तुम दोनों ने क्लियरली सुना ना, ये बात डिवाइन इन्वेस्टिगेटर सॉरी कह दिया मैंने, डिवाइन हंटर जू स्वानजी ने खुद कही है। जाओ और जेंग फैमिली क्लैन लीडर साइलेंट हो गए और डीप थॉट में चले गए, लेकिन खुश निंग फैमिली क्लैन लीडर को बिल्कुल आइडिया नहीं था कि इस वक्त निंग जू अपनी ही फैमिली के अंदर मतलब एक तरीके से इंटरोगेशन फेस कर रहा है, वो भी बेकार वाला, घटिया वाला, जैसे उसके ऊपर ईडी की रेड हो गई हो और भाई अपना केजरीवाल हो, ऐसे टाइप का। मतलब इसका तो खतरनाक सीन है। अब आगे देखते हैं। फाइनली निंग फैमिली के कल्टीवेटर एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ निंग जो के स्मॉल कोर्टयार्ड में एंटर कर रहे थे। वो साइड में स्प्रेड हो गए और निंग जो के सेंटर में
एकदम मतलब फेंटली सराउंड कर लिया। कुछ कल्टीवेटर रेसिडेंस के आसपास भी खड़े हो गए और सराउंडिंग्स को अलर्ट होकर चेक करने लग गए। यहाँ पे अंकल और निंगजो के सामने खड़े थे। अंकल ने शॉर्ट में इन्वेस्टिगेशन का पर्पस एक्सप्लेन करा। निंगजो कहता है मेरे पास काफ़ी स्पिरिट स्टोन है, लेकिन ये मेरा पर्सनल मैटर है, राइट? इसका फैमिली से क्या कनेक्शन है? अंकल, क्या आपको पर्सनली मुझसे ये पूछना ज़रूरी है? उसके यंग और इनोसेंट फेस पर जेन्युइन कन्फ्यूज़न और डिसबिलीफ था। यहाँ पे निंग फैन साइलेंट रहा। अंकल ने लाइटली हेड शेक करा। अंकल कहता है लिटिल ज़ुओ, तुम अभी यंग हो, इसलिए शायद ये प्रिंसिपल नहीं समझते। बस हॉनेस्टली बता दो, इतना सारा मनी कहाँ से आया? निंग ज़ुओ ने डिफ़िकल्ट एक्सप्रेशन के साथ हेड शेक करा। निंग ज़ुओ कहता है सॉरी अंकल, मैं ये नहीं बता सकता। निंग ज़ी और निंग फैन एक मोमेंट के लिए कन्फ्यूज़ रह गए। अंकल की वॉइस सीरियस हो गई। अंकल कहता है क्यों नहीं बता सकते? इतने क्रिटिकल टाइम पर भी तुम नहीं बताओगे? निंगज़ो ने शोल्डर को ऊपर कर दिया और कहा क्या फ़र्क पड़ता है, ये मेरा मनी है, मैं इसे जैसे चाहूँ वैसे स्पेंड कर सकता हूँ। तो अपना अंकल यहाँ पे एंशियस हो गया। अंकल कहता है लिटिल ज़ो, तुम अपनी करंट सिचुएशन समझ नहीं रहे हो शायद। क्या तुम्हें लगता है तुम अब भी पहले जैसे हो? तो अंकल आगे कहता है नहीं नहीं, वैसे तुम पहले जैसे नहीं हो। अब फैमिली तुम्हें स्पेशली एक तरीके से कल्टिवेट करवाना चाहती है। तुम रेनोवेशन टीम के सेकंड इन कमांड हो, समझ रहे हो? किसी ने रिपोर्ट किया है कि तुम बहुत ज़्यादा लेविश स्पेंड कर रहे हो, तुम्हारे पास ह्यूज अमाउंट ऑफ अननोन मनी है। जब फैमिली तुम्हें हेविली सपोर्ट करना चाहती है, तब तुमने ये प्रॉब्लम क्रिएट कर दी। क्या तुम प्रॉपर्ली एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए क्या है? लिटिल ज़ो, दुनिया को इतना सिंपल मत समझो। पहले तुम अननोन थे, इसलिए कोई तुम पर अटेंशन नहीं देता था, लेकिन अब तुम थर्ड लेयर पीक पर हो, सबकी नज़रें तुम पर हैं। तुम्हारी छोटी सी मिस्टेक को भी लोग बड़ा बना देंगे और तुम्हें नीचे से गिराने की कोशिश करेंगे। अब तुम्हारे पास इतना ह्यूज सस्पिशियस मनी है, लोग रूमर्स स्प्रेड करेंगे कि तुम्हें किसी दूसरी फैमिली से सीक्रेट फंडिंग मिल रही है, तुम्हें टर्न कर लिया गया है, या तुम हमारी फैमिली में एक प्लांटेड स्पाई हो। तो फैमिली डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन करेगी ताकि सब क्लियर हो सके। अंकल ने कुछ देर यहाँ पे थोड़ा अच्छे से समझाया। निंगज़ो साइलेंट रहा। कुछ देर बाद फाइनली उसने कहा, निंगज़ो कहता है अंकल, इस मैटर में सच में कुछ हिडन थिंग्स हैं, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ कि मैंने कुछ यहाँ पे एक तरीके से इमोरल या कोई गलत तरीका या गलत तरीके से कुछ करा नहीं है। ये मनी ना लेजिमेट सोर्स से आया है, यानी हॉनेस्टली सही तरीकों से आया है। मेरा इसमें सब कुछ एकदम क्लियर है, कोई गलत तरीके से इसमें यूज़ नहीं हुआ। अंकल ऑलमोस्ट उसका ईयर पकड़ने वाला था। अंकल कहता है मेरी इतनी देर की बात एक्सप्लेनेशन के बाद भी ये इफ़ेक्ट हुआ है। तुमने ध्यान से नहीं सुना। तुम्हारा ये जो क्लियर करना है, इसका प्रूफ़ कौन देगा? तुम्हारी बात पर बिलीव कौन करेगा? ठीक है, अगर तुम्हें कुछ गलत नहीं किया है तो बता दो, अब तुम्हें फैमिली के सामने खुद को प्रूफ़ करना होगा। निंगज़ो साइलेंट रहा। तो अंकल फ्रस्ट्रेशन उसकी बढ़ गई अंकल की, तो अंकल ने बोला तुम मेरी बात सुन भी रहे हो? निंगज़ो ने एक लंबी सी साँस ली, फिर फाइनली तुरंत रिवील करा। निंगज़ो कहता है अंकल, आप मेरे क्लोज़ेस्ट रिलेटिव हो, आपको मुझ पर ट्रस्ट करना चाहिए। मैं सच में कुछ गलत नहीं किया है, लेकिन इस मैटर के बारे में मैं कुछ रिवील नहीं कर सकता हूँ। मैंने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैं इसके बारे में बोलूँगा तो कॉन्ट्रैक्ट का बैकलैश मेरे पे फेस पड़ेगा, मेरे को फेस करना पड़ेगा। तो अंकल यहाँ पे शॉक हो गया। अंकल कहता है कैसा मैटर है जिसके लिए तुमने किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करा है? ओह! ये लड़का तो मुझे पागल करके ही छोड़ेगा। वो एंग्ज़ायटी में निंगज़ो की तरफ फिंगर पॉइंट करने लगा। निंगज़ो ने हेड डाउन कर लिया और साइलेंट रहा। अंकल ने निंगज़ो को देखा, फिर निंग फैन की तरफ देखा। उसने फोर्स्ड स्माइल के साथ कहा, अंकल कहता है ब्रदर निंग फैन, क्या मैं अपने न्यूफ़ू से थोड़ी देर प्राइवेटली बात कर सकता हूँ? निंग फैन ने कहा तुम जानते हो मुझे यहाँ सुपरवाइज़ करने के लिए भेजा गया है। तो अंकल ने बिना टाइम वेस्ट करे यहाँ पे साउंड ट्रांसमिशन के थ्रू उसे कुछ बेनिफिट्स ऑफ़र करे। निंग फैन कुछ देर सोचा, फिर है हाँ में मिलाया। तो निंग फैन कहता है तुम दोनों अंकल न्यूफ़ू का फ्यूचर ब्राइट है। मैं तुम दोनों को ऑफेंड नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें करीबन आधी चाय खत्म होने तक का टाइम देता हूँ, शायद 5 मिनट ऐसा कुछ। तो अंकल ने निंगज़ो को रूम के अंदर ले गया। अंकल कहता है अब बोलो, जो बात बाहर नहीं कर सकते थे तो अब बता दो। यहाँ तो सिर्फ़ हम दोनों हैं। तो निंगज़ो ने यहाँ पे रिप्लाई दिया। निंगज़ो कहता है अंकल, मैंने जो अभी कहा था वो सच है, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा। मैंने जेनुइनली किसी के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, मैं उसके बारे में रिवील नहीं कर सकता हूँ। अंकल ने गुस्से में निंगज़ो के फ़ोरहेड पर फिंगर पॉइंट करी। अंकल कहता है निंगज़ो, क्या तुम्हें इस मैटर की सीरियसनेस का कोई आइडिया भी है? फैमिली अब तुम पर फ़ोकस कर रही है और सस्पिशली तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम भेजी है। मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड करने के लिए मुझे तुमसे पर्सनली बात करने भेजा गया है। अब कन्फेस करने का बेस्ट टाइम है। अगर ये चांस मिस किया तो बहुत बड़ी मिस्टेक होगी।
अंकल ने यहाँ पे एक लंबी सांस ली। अंकल आगे कहता है, ठीक है, मान लिया चलो तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट किसी वजह से है, तुम बोल नहीं सकते, लेकिन जहाँ लॉक होता है वहाँ की भी तो होती है। मुझे बस बताओ कॉन्ट्रैक्ट किस टाइप का है, फैमिली अपनी पावर यूज़ करके इसे रिमूव कर सकती है। निंगजो ने हेड चेक करा। निंगजो कहता है, अंकल मुझे लगता है इस मैटर को टच ना करना ही बेटर होगा। निंगजो ने थोड़ी देर रुक कर कहा। निंगजो कहता है, अगर आप रियली जानना चाहते हो तो बस इतना बता सकता हूँ कि ये मैटर गोल्डन कोर एक्सपर्ट से रिलेटेड है, यानी गोल्डन कोर एक्सपर्ट इसमें इन्वॉल्व है। और भाई ये सुनने के बाद मतलब हिल गया बंदा अपना। अंकल एकदम कहता है, क्या क्या बोल दिया तुमने? अंकल एकदम हिल गया। वो यहाँ पे एकदम एक स्टेप पीछे हो गया। अंकल कहता है, तुम मुझे डिसीव तो नहीं कर रहे? निंग फैमिली की स्ट्रॉन्गेस्ट कॉम्बैक्ट पावर उनका एंसेस्टर था, जो कि खुद भी गोल्डन कोर कल्टीवेटर था। निंग जो ने कहा, मैं आपसे झूठ क्यों ही बोलूंगा अंकल, इसलिए मुझे लगता है फैमिली को इस मैटर को और इन्वेस्टिगेट नहीं करना चाहिए। यही एंड कर देते हैं तो बेटर रहेगा। अगर फैमिली मुझ पर ट्रस्ट नहीं करती तो मैं रिनोवेशन टीम से विड्रॉ कर जाऊंगा और मैग्मा फेरी पैलेस एक्सप्लोरेशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगा। अंकल गुस्से में एकदम फुट एकदम नीचे एकदम एकदम खींच के मारा जमीन पर। अंकल कहता है, लिटिल जू, ऐसी नॉनसेंस बात तुम कैसे कर सकते हो? तुम्हें रेनोवेशन टीम में इंक्लूड करवाने के लिए मैंने कितना एफर्ट किया है। देख रहे हो सफेद झूठ क्या बोल रहा है, इसने एफर्ट लगाया है। अंकल कहता है, तुम्हें लगता है बस तुम्हारे कहने से तुम क्विट कर सकते हो? तुम क्विट भी कर दो, फैमिली फिर भी तुम्हारे मैटर की एक तरीके से कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करेगी। तुम आखिर मतलब तुम कर क्या रहे हो? ये सब यहाँ तक कैसे पहुँच गया? फिर यहाँ पे अंकल एकदम सडनली पूछता है। अंकल कहता है, बताओ वो गोल्डन कोर एक्सपर्ट कौन है? कहीं वो ब्लैक शैडो डीमन कल्टीवेटर तो नहीं है? ये नाम लेते ही अंकल की पुपिल्स यहाँ पे शार्पली कॉन्ट्रैक्ट हो गई। उसकी बॉडी में कोल्ड सिल्वर एकदम सा ऑरा सा दौड़ गया। उसने इमीडिएटली साउंड ट्रांसमिशन के थ्रू निंगजो से मतलब थोड़ा सा पूछा। अंकल कहता है, जल्दी बताओ, क्या इसका लिंक कोई ब्लैक शैडो डीमन कल्टीवेटर से तो कनेक्शन नहीं है? निंगजो ने बोला, अंकल मुझे फोर्स मत करो, मैं नहीं बता सकता। तो अंकल कहता है, तुमने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन ही क्यों करा जिसमें तुम बोल नहीं सकते? ओ नो, ओ नो, हमारी फैमिली भी तुम्हारी वजह से ही ट्रबल में आ सकती है। अंकल एंजाइटी में अपनी थाइस पर स्लैप करने लगा। निंगजो ने बोला, अंकल मैं भी फोर्स्ड सिचुएशन में ही था। ये सुनने के बाद अंकल का डाउट और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया कि कहीं ये जो मतलब गोल्डन कोर कल्टीवेटर है, कहीं ये ब्लैक शैडो डीमन कल्टीवेटर तो नहीं है जो वांटेड है पूरी की पूरी फायर परसिमन सिटी के अंदर। वो हैंड्स को बिहाइंड करके एकदम रूम में इधर से उधर एकदम घूमने लग गया। फिर सडनली रुककर निंगजो को क्लियरली एकदम देखने लग गया। अंकल कहता है, लिटिल जो, ये मैटर बहुत सीरियस है। सिर्फ हाइड करने से तुम इसे अवॉइड नहीं कर सकते। आज हम इसकी कंप्लीट इन्वेस्टिगेशन करेंगे। निंगजो स्टन रह गया। निंगजो कहता है, अंकल इतना सीरियस नहीं है जितना हम सोच रहे हो। लेकिन यहाँ पे अंकल ने हेड शेक करा। वो निंगजो से डिस्टेंस क्रिएट करने के लिए जल्दी से बाहर निकला, जैसे खुद को इनोसेंट प्रूफ करना चाहता हो। बाहर आकर उसने निंग पेन से कहा, यहाँ पे अपना अंकल कहता है, मेरे न्यूफ्यू ने जेन्युइनली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, अब हमें क्या करना चाहिए? क्या फैमिली के पास कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक करने का कोई मेथड है, मतलब हटाने का? मैं इशू मतलब ये जो इशू है ना, इशू जो है इस मैटर में गोल्डन कोर एक्सपर्ट भी कनेक्टेड है। तो मतलब इस मेन इशू के अंदर ये सब चीज़ें हैं, तो मतलब क्या करा जाए? जब उसने बोला ना गोल्डन कोर एक्सपर्ट मिला हुआ है, निंग फैन भी यहाँ पे हिल गया। उसकी जो आईब्रोज एकदम होता है ना, एकदम सब आंखें आंखें एकदम छोटी सी हो गई। ये क्या सुन लिया मैंने? कुछ देर पॉज के बाद एक्सप्रेशन सबका सीरियस हो गया। निंग फैन कहता है, ये सीरियस मैटर है, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट गोल्डन कोर एक्सपर्ट ने पर्सनली क्रिएट नहीं किया है तो हम इसे ब्रेक करने की कोशिश स्टार्ट कर सकते हैं। तो अंकल कहता है, आर यू सीरियस, हम कर सकते हैं? तो निंग फैन ने बोला, निंगजो कॉन्ट्रैक्ट की डिटेल्स रिवील नहीं कर सकता, इसलिए हमें कंटिन्यूसली ट्राई करना पड़ेगा। इस प्रोसेस में निंगजो को अनअवॉइडेबल हार्म हो सकता है, यानी मतलब हम करना तो नहीं चाहते लेकिन उसे दिक्कत हो सकती है। देख रहे हो क्या कह रहा है? अंकल एक मोमेंट के लिए हेजिटेट हुआ, फिर यहाँ पे मतलब हाँ में हाँ मिलाया। अंकल कहता है, हमें हायर से इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है, पूरा क्लैन इस मैटर को देख रहा है। अगर हमने इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर्ली नहीं करी तो हायर अप्स को क्या आंसर देंगे? तो अंकल कहता है, कोई नहीं, चलो डू इट, करते हैं। निंग फैन की आइस फ्लिकर हुई। निंग फैन कहता है, तुम निंगजो के अंकल हो, इन्वेस्टिगेशन टीम के मेन ऑफिसर भी हो, फाइनल डिसीजन तुम्हारा होगा। तुम्हारे ऊपर सब बेस्ड है कि तुम करना चाहते हो कि नहीं ये चीज़ें। लेकिन बेस्ट रिजल्ट तब मिलेगा जब निंगजो यहाँ पे वॉलंटियर कॉर्पोरेट करेगा, यानी खुद भी वो मानेगा। निंग फैन की बात कंप्लीट होते ही निंगजो ने तुरंत ही कहा, आई रिफ्यूज़, यानी मैं मना करता हूँ। अंकल टर्न होकर गुस्से में उसकी तरफ देखने लगा। तो अपना अंकल कहता है, तुम अनफीलियल सन, ये तुमने डिसाइड तुम ये डिसाइड नहीं कर सकते, तुम्हारे ऊपर ये सब नहीं है। अंकल ने सराउंडिंग्स की तरफ देखा। अंकल कहता है, मूव क्यों नहीं कर रहे? निंग फैन ने सीक्रेटली गेस्चर किया। इन्वेस्टिगेशन टीम के जो कल्टीवेटर थे वो तुरंत ही बाहर आ गए। दोनों ने निंगजो के साइड को पकड़ लिया, इजीली अपनी माना से उसे सरप्राइज कर दिया। निंग फैन ने एक मैजिक आर्टिफैक्ट निकाला और निंगजो के ऊपर डाल दिया। निंग फैन कहता है, ये फादर सन रिंग्स हैं। निंग फैन कहता है, फादर रिंग तुम पहनो और सन रिंग निंगजो की वृष्ट पर डालो।
निंग फैन ने कहा, इसके बाद तुम उसके मतलब उसके थॉट्स को कैप्चर कर सकते हो। निंग फैन ने जैसे ही बोला, फिर उसने बोला जैसे कहते हैं ना, ए मतलब अ फादर नोज हिज सन बेस्ट, तो वैसे ही टाइप का होगा। निंग्जो कॉन्ट्रैक्ट की वजह से तुम ट्रुथ डायरेक्टली रिवील नहीं कर सकता है, लेकिन उसके थॉट यहाँ पर रिस्ट्रिक्टेड थोड़ी ना, वो सोच तो सकता है ना। हम उसके डिवाइन सी से रिलेवेंट थॉट फोर्सफुली कैप्चर करके इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन इससे कॉन्ट्रैक्ट का बैकलैश ट्रिगर हो सकता है, और हम इसे जितना पॉसिबल हो उतना सप्रेस करेंगे, और फोर्सफुली थॉट्स कैप्चर करने से डिवाइन सी डैमेज भी हो सकता है। इसलिए अगर निंग्जो वॉलेंटली कॉर्पोरेट ना करे तो मतलब कॉर्पोरेट करेगा तो बढ़िया है, और अगर वो नहीं करेगा तो दिक्कत हो सकती है, उसको डैमेज हो सकता है। निंग्जो यहाँ पे स्ट्रगल करने लगा। निंग्जो बोला, आई रिफ्यूज़, मैं बिल्कुल रिफ्यूज़ करता हूँ। अंकल ने यहाँ पे चिल्लाया। फादर सनरिंग खुद और निंग्जो के रिस्ट पर बांध दी। अंकल कहता है, लिटिल जो, तुम बहुत ज़्यादा जिद्दी हो, मैं तुम्हारा एल्डर क्लोस्टेस्ट रिलेटिव हूँ, मैं तुम्हें कंटिन्यूसली मिस्टेक करते हुए कैसे देख सकता हूँ। अगर ओबीडेंटली कॉर्पोरेट करोगे तो मैं तो सफरिंग तुम्हें ही कम होगी। निंग्जो ने फिर से रिफ्यूज़ करा। अंकल एक्सप्रेशन उसका एकदम आइस वाला हो गया। उसने डायरेक्टली फादर जो रिंग थी, मतलब फादर सन रिंग थी, उसे एक्टिवेट कर दिया। दोनों ब्रेसलेट ब्लू लाइट में एकदम ग्लो करने लग गए। एक पावरफुल फोर्स ने निंग्जो के डिवाइन सी में एंटर करा। फोर्स डिवाइन सी में रैम्पेज करने ही वाली थी, तभी यहाँ पे अब एक्टिवेट तो होगा ही। देखो डिवाइन सी के पास क्या, उसके पास तो वो खतरनाक चीज है, क्या कहते हैं उसे, बुद्धा हार्ट डीमन सील, उससे टकरा गई। सक्शन फोर्स एक स्टॉर्म की तरह थी, लेकिन ट्रेजर सील माउंटेन की तरह कंप्लीटली अनमूविंग थी। निंग्जो के डिवाइन सी को परफेक्टली डिफेंड कर रहा था, लेकिन बाहर निंग्जो की आइज यहाँ पे रोल बैक हो गई। उसका पूरा बॉडी चेयर पर कंटिन्यूसली यहाँ पे एकदम भाई एकदम कांपने से लग गया। अंकल का एक्सप्रेशन यहाँ पे एकदम वैसे ही था, वो बिना हेजिटेट करे अपने एक्शन करता रहा। निंग्जो ने पहले से अपने थॉट्स प्रिपेयर कर रखे थे, अब उसने डेरिबिलिटी उन थॉट्स को ऑफर कर दिया, ताकि मतलब ये जो अपना अंकल था उन थॉट्स को ही देख सके जो उसने सोच रखे थे। यानी अगर इसने सोच रखा होगा कि ये कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं हुआ किसी के साथ, तो यही वो पढ़ पाएगा। हालांकि देखते अपने निंग्जो ने यहाँ पे क्या सोच रखा था, जो अब इसे पता चलेगा। तभी बैंग आवाज आई। अचानक हाउस का डोर जोर से ओपन हुआ। यंग क्लैन लीडर निंग शाओरेन ने हॉल के अंदर सीन देखा। उसकी आइज ऑलमोस्ट देश से बाहर आ गई। निंग शाओरेन चिल्लाते हुए बोला, रुक जाओ सबके सब, ये क्या कर रहे हो। हम तो सब जानते हैं निंग शाओरेन ने ही करवाया था। मुझे तो ऐसा लगता है निंग शाओरेन बड़ा कमीना है। इसने दूसरों को ऐसा दिखाया कि मतलब दूसरों को ऐसा दिखाएगा ये कि ये देखो निंगजो के ऊपर अत्याचार हो रहा था और निंग शाओरेन आके यहाँ पे सबको बचा लिया। ऑर्डर इसी ने दिया था यहाँ पे भेजने का सबको। इनडायरेक्टली यहाँ पे अंकल फंस चुका है भाई, सीधी सी बात है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे जो अंकल था और बाकी सब कल्टीवेटर यहाँ पे शॉक में रह गए। निंग शोरेन ने अंकल को गुस्से से देखा। निंग शोरेन कहता है, तुमने अभी तक स्टॉप क्यों नहीं किया। ये बोलते हुए उसने वेस्ट से आइडेंटिटी बैज निकाला और जोर से अंकल की तरफ थ्रो कर दिया। बैंग आवाज आई। हार्ड बैज सीधा अंकल के हेड पर लगा। वो पीछे लड़खड़ाया और ऑलमोस्ट ग्राउंड पर गिर गया। अंकल ने खुद को संभाला और यहाँ पे तुरंत यहाँ पे रिस्पेक्ट दिखाई। अंकल कहता है, ग्रीटिंग्स यंग क्लैन लीडर। अंकल कहता है, उसके फोrehead से ब्लड बहने लग गया। फादर सन ब्रेसलेट का इफेक्ट तुरंत ही स्टॉप हो गया। निंग शोरेन ने उसे विशियस लुक दिया और तुरंत ही निंगजो के पास पहुंच गया। उसने निंगजो को सप्रेस कर रहे एक कल्टीवेटर को किक करके दूर हटा दिया। निंग शोरेन कहता, गेट लॉस्ट। दोनों यहाँ पे मतलब थोड़े से कल्टीवेटर जो भी आसपास है सब एकदम थोड़े बहुत सारे जितने भी थे यार सब हट गए बेसिकली। निंग शोरेन ने निंगजो को सपोर्ट किया। उसकी आइज गिल्ट और कंसर्न से रेड थी। निंग शोरेन कहता है, निंगजो डियर नीफ्यू, मेरी गलती थी कि मैं लेट हो गया, तुम्हें इतना सफ़र करना पड़ा। ये सीन देखकर मेरा हार्ट टॉर्चर हो रहा है। निंग शोरेन ने एक हाई क्वालिटी हाई हीलिंग पिल निकाली और निंगजो को दे दी। निंग शोरेन कहता है, मेरी माना तुमसे डिफरेंट है, इसलिए मैं पर्सनली तुम्हारी बॉडी को रेगुलेट नहीं कर सकता। ये पिल ले लो, इसका हीलिंग इफेक्ट बहुत स्ट्रांग है। निंगजो का फेस पेल था, वो हेवनली ब्रीथ कर रहा था। उसने पिल को वीकली पुश अवे कर दिया। निंगजो कहता है, यंग क्लैन लीडर, मैं आप कैसे। निंगजू अंदर ही अंदर यहाँ पे सेटिस्फाइड था। ये इन्वेस्टिगेशन टीम का आना उसके प्लान का ही पार्ट था। थ्री फैमिली जॉइंट टेस्ट में अपनी स्ट्रेंथ शो करने के बाद उसे ऑलरेडी पता था कि डिफरेंट फोर्सेस सीक्रेटली उसकी इन्वेस्टिगेशन करेंगी, और ये उसके लिए प्रॉब्लम नहीं बल्कि अपॉर्चुनिटी थी। इन्वेस्टिगेशन के थ्रू वो अपनी रैपिड कल्टीवेशन और ह्यूज स्पिरिट स्टोन का रीज़न दुनिया को नेचुरली एक्सप्लेन कर सकता था। यहाँ पे अंकल बुद्धा हार्ट डीमन सील के इन्फ्लुएंस में आ गया था, लेकिन ये उसके अंदर ऑलरेडी मौजूद फियर और एंजाइटी की वजह से पॉसिबल हुआ था। अब निंग्स वो थर्ड लेवल क्यूआई रिफाइनमेंट का यानी रैंक 1 थर्ड लेवल पर था। रैंक 1 थर्ड लेवल, अरे सीधा बोला जाए तो रैंक 1 यानी क्यूआई रिफाइनमेंट के स्टेज 3 पर था। एसेंस और स्पिरिट रिफाइनमेंट तक भी पहुंच चुका था, सब पे 3 स्टेज पर। इसलिए ट्रेजर सील की पावर यूज़ करना पहले से ईजियर था। उसने फादर सन ब्रेसलेट को कवर में नोज ब्लड भी हाइड कर दिया था। नोज ब्लड यानी जब उसके ऊपर दिक्कत हो रही थी ना, तो उसने यहाँ पे फेक तरीके का ब्लड ब्लड तो रियल ही था लेकिन फिर भी
दिखाया था ताकि और इफ़ेक्ट दिखे। सिर्फ़ 5 एलिमेंट की रेगुलेशन 8 का कंपैटिबल होना इनफ नहीं था, उसके पास लार्ज अमाउंट ऑफ स्प्लिट स्टोन भी होने चाहिए थे। क्योंकि फाई शी चिडुन और ज़ू शुआंसी ऑलरेडी जानते थे कि मैकेनिकल एक्सप्लोसिव फ्लेम मंकी का एक्चुअल क्रिएटर निंगज़ो था। उस बिज़नेस से निंगज़ो को ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी मिला था। अगर इतना पैसा होने के बाद भी वो कल्टीवेशन रिसोर्स परचेज़ नहीं करता तो सस्पिशियस लगता। इसलिए अब निंगज़ो ओपनली एलेक्सर्स और कल्टीवेशन रिसोर्स परचेज़ कर सकता था और अपनी कल्टीवेशन रैपिडली इंप्रूव कर सकता था। इसी रीज़न से उसने इन्वेस्टिगेशन टीम के आने का चांस पहले से प्रिपेयर कर रखा था। फादर सन ब्रेसलेट जैसे मैजिकल आर्टिफैक्ट की इन्फॉर्मेशन भी उसकी इंटेलिजेंस लाइब्रेरी में ऑलरेडी थी। उसने डिवाइन सी में कुछ स्पेशल थॉट्स को रेडी कर रखा था कि कभी इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हो तो वो इनको ही रिलीज़ कर दे और आंसर मिल जाए सामने वाले को। लेकिन सक्सेसफुल होने से पहले निंग शोरेन आ गया। निंग ज़ू अब जेनुइनली क्यूरियस था कि निंग शोरेन अचानक यहाँ पे क्यों आया। दूसरी तरफ निंग शोरेन यहाँ पे थोड़ा लंबी सांस ले रहा था। निंग शोरेन कहता थैंकफुली मैं टाइम पर पहुँच गया। अब असली रीज़न देखते हैं हुआ क्या था। जब तीनों क्लैन लीडर यहाँ पे बेनिफिट डिस्ट्रीब्यूशन डिस्कस कर रहे थे तब ज़ू शुआंज़ी रिकॉर्ड्स लेने आया था। जाने से पहले ज़ू शुआंज़ी ने खुद निंग ज़ू और मैकेनिकल एक्सप्लोसिव फ्लेम मंकी का सीक्रेट रिवील कर दिया था। तीनों क्लैन लीडर ने तुरंत ही उसकी बात बिलीव कर ली। ज़ू शुआंज़ी रॉयल फैमिली का मेंबर और डिवाइन हंटर था, इसलिए उसकी क्रेडिबिलिटी एक्सट्रीमली हाई थी। ऊपर से मैकेनिकल एक्सप्लोसिव फ्लेम मंकी की रिसेंट सेल भी स्ट्रॉन्ग थी। तीनों फैमिलीज के फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट कल्टीवेटर फायर परसिमन फेस्टिवल में गए थे, इसलिए क्लैन लीडर को मंकी के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन पहले से थी। सब इन्फॉर्मेशन कंबाइन करते हुए उन्होंने तुरंत समझ लिया। फाइशी ने क्रेडिट लेने के लिए क्रिएशन प्रेजेंट किया था और चेंचा ने इन्वेंटर की आइडेंटिटी सीक्रेट परचेज कर ली थी और एक्चुअल क्रिएटर यहाँ पे निंग फैमिली का निंगज़ो था। जाओ और जेंग फैमिली लीडर ने इमीडिएटली निंग फैमिली क्लैन लीडर को कांग्रेचुलेट करा कि अरे तुम्हारे पास तो इतना बढ़िया बंदा है। निंग फैमिली क्लैन लीडर अंदर से एक्सट्रीमली हैप्पी था लेकिन बाहर से शांत था। उसने कहा कि पहले प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करके कंफर्म करना ज़रूरी है। फिर उसके एक अटेंडेंट को निंग फैमिली वापस भेजा। यंग क्लैन लीडर को निंग जो की इन्वेस्टिगेशन करके प्रॉपर रिवॉर्ड देने के मैसेज दिया। अटेंडेंट ने निंग शोरेन को न्यूज़ दी। निंग शोरेन ऑलमोस्ट शॉक में जंप कर गया। उसे समझ आ गया कि निंग जो के पास इतने स्प्लिट स्टोन कहाँ से आए। उसने जो इन्वेस्टिगेशन टीम भेजी थी उसका ख्याल आते ही वो रुक नहीं सका। लेट नाइट होने के बाद भी निंग शोरेन फुल स्पीड में मेंशन से निकला और निंग जो के रेसिडेंस की तरफ दौड़ पड़ा। इसी वजह से वो मतलब यहाँ पे पहुँच पाया था। निंग शोरेन का एक्टिंग भाई, अब देखते हैं निंग शोरेन की एक्टिंग। निंग शोरेन की आइज़ यहाँ पे रेड हो गई। निंग शोरेन कहता है, "निंगज़ू न्यू तुमने बहुत सफ़र किया है। अंकल जानता है तुम्हें कितना रॉन्ग फ़ील हुआ होगा। तुम्हारे 16 इयर्स के ग्रोइंग अप के दौरान अंकल ने हमेशा सीक्रेटली तुम पर नज़र रखी है। मैं तुम्हारी नेचर जानता हूँ। तुम बैड चाइल्ड नहीं हो और तुम कोई सीरियस गलत काम नहीं कर सकते। मैं इन्वेस्टिगेशन टीम के ये जो एक्शंस हैं इनको इनका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दूँगा सबको। लेकिन इस इंसिडेंट से तुम्हें समझना चाहिए कि तुम्हारी करंट सिचुएशन कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। तुम बहुत आउटस्टैंडिंग हो, इसी वजह से ये सब हो रहा है। फॉरेस्ट में जो ट्री सबसे ज़्यादा स्टैंड आउट करता है ना, वही सबसे पहले हिट भी होता है। बहुत लोग तुमसे जेलस हैं। अंकल तुम्हारे लिए जेनुइनली वरीड था। देखो इन्वेस्टिगेशन टीम अननेसेसरी आ गई और इसमें तुम्हारा अपना अंकल भी इन्वॉल्व हो गया। ने अंकल ने निंग शरण की एक्टिंग देखी और अंदर से शॉक हो गया। अंकल कहता है, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन करने का ऑर्डर तो आपने ही दिया था। लेकिन अंकल जानता था कि अब अपने सुपीरियर को एक्सपोज़ करना स्टूपिड होगा। सबऑर्डिनेट होने के नाते रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उसकी ड्यूटी थी। इसलिए वो साइलेंट रहा और अपने फोरहेड का जो घाव था उसे हील करने लग गया। निंगज़ो ने निंग शोरेन को देखा, फिर हेड डाउन किए और अंकल को देखा। फाइनली निंग फैन और बाकी कल्टीवेटर को भी देखा। उसके यंग फेसेस पर फ़ियर, कन्फ्यूज़न और हेल्पलेसनेस क्लियर दिख रही थी। निंगज़ो कहता है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए? निंग शोरेन ने सबसे जेंटल स्माइल दी। निंग शोरेन कहता है, एक वे है। निंगज़ो तुम अंकल के रेसिडेंस में शिफ्ट हो जाओ और मैं यंग क्लाइंट लीडर हूँ, पर्सनली तुम्हारी प्रोटेक्शन करूँगा। निंगज़ो हेसिटेट हुआ, हेड साइलेंटली डाउन कर दिया। निंग शोरेन ने हीलिंग पिल दोबारा ऑफर करी और बोला टेक इट। निंगज़ो कहता है मेरी इंजरी सीरियस नहीं है, इतनी प्रीशियस पिल वेस्ट हो जाएगी। निंग शोरेन कहता है हे। निंग शोरेन ने उसके शोल्डर पर हाथ रखा। निंग शोरेन कहता है गुड चाइल्ड, फिर भी इसे अंकल की तरफ से एक मीटिंग गिफ्ट ही समझ के रख लो। चलो अंकल के साथ मिशन चलते हैं। शायद तुम्हें पता नहीं लेकिन तुम्हारे फादर ने कभी मेरी लाइफ सेव की थी। पास्ट में मेरी कुछ प्रॉब्लम्स और कंसर्न थे, इसलिए मैं तुम्हें डायरेक्टली हेल्प नहीं कर सकता था। लेकिन अब जब तुम पर आ गया है, मैं पर्सनली स्टेप इन करके तुम्हारी सेफ्टी ज़रूर इंश्योर करूँगा। निंगज़ो ने स्लोली हेड रेस किया। उसके फेस पर इमोशनल ग्रेटिट्यूड था। निंगज़ो कहता है थैंक यू वेरी मच यंग क्लैन लीडर। और भाई इतना ही पूरा लीडर भी नहीं बोल पाया वो। निंग शोरेन कहता है मुझे यंग क्लैन लीडर मत बोलो, मुझे अंकल निंग बोलो। निंग शोरेन ने पिल उसकी तरफ बढ़ा दी। निंगज़ो ने थोड़ी शर्म से ये पिल एक्सेप्ट कर ली। हाँ, वैसे तो मैं चाहता था यहाँ पे कुछ गलत हो जाए, फिर यहाँ पे निंग शोरेन की लग जाए, निंग शोरेन के भी लग जाए, अंकल के भी लग जाए, सबकी ऐसी की तैसी हो जाए, क्लैन लीडर भी इन्वॉल्व हो जाए। लेकिन ये तो फिर एक टिपिकल मानवा हो जाती। हालाँकि गुज़र रहे नशा तो करेगा नहीं, पक्की बात है। वरना फिर वो नहीं हो जाते कि देखते हम वो सीन देखने में कितना मज़ा आता है जब लोगों के लग जाते हैं। लेकिन कोई नहीं, चलो वो सीन नहीं देखने को मिला, कुछ और ही मिला।
निंग शाओरेन कहता है कम, कम अंकल तुम्हें घर लेकर चलता है। निंग शाओरेन ने निंगज़ो के शोल्डर पर आर्म रखी और उससे सपोर्ट करके बाहर ले गया। कुछ स्टेप बाद निंगज़ो रुक गया। निंगज़ो कहता है लेकिन स्प्लिट स्टोन की इन्वेस्टिगेशन का क्या होगा? निंग शाओरेन कहता है अंकल तुमसे प्रॉमिस करता है कि मैं तुम्हें इतना मतलब क्रूरली ट्रीट नहीं करूँगा। हम साथ मिलकर कॉन्ट्रैक्ट को बायपास करने का वे ढूँढेंगे। अगर पॉसिबल नहीं हुआ तो यंग क्लाइंटर का पोजीशन की गारंटी देता हूँ कि तुम सेफली कल्टीवेट कर सकोगे। ये सुनते ही निंगज़ो का डाउट ऑलमोस्ट कन्फर्म हो गया। निंगज़ो सोचते हुए कहता है लगता है निंग शाओरेन को मैकेनिकल एक्सप्लोसिव फ्लेम मंकी का सीक्रेट किसी और चैनल से पता चला है, या तो चीडुन से या तो ज़ू शुआंज़ी से। यहाँ पे निंगज़ो को ये सिचुएशन एक्चुअली पसंद आई। उसने मैकेनिकल एक्सप्लोसिव फ्लेम मंकी को इंट्रोड्यूस ही इसलिए किया था कि इमॉर्टल पैलेस एक्सप्लोजन का ट्रुथ मतलब एक तरीके से ऑब्सक्योर हो और साथ ही उसकी मैकेनिकल टैलेंट भी यहाँ पे शोकेस हो। अब निंग शाओरेन ट्रुथ जानकर भी प्रिटेंड कर रहा था कि उसे कुछ नहीं पता। ये एग्जैक्टली निंगज़ो के मतलब फेवर में ही था। यंग क्लैनिडर की प्रोटेक्शन में रहकर वो सेफली हिडन रह सकता था। निंग शाओरेन रास्ते भर निंगज़ो को कंफर्ट जेंटल वर्ड एकदम बोलता रहा। मेंशन पहुँचते ही उसने सर्वेंट्स को लाउडली एकदम ऑर्डर दिया चिल्लाते हुए, मेरा बेडरूम को अभी के अभी खाली करो, आज से मेरे बेडरूम में मेरा ये नीफू रहेगा। निंगज़ो ने तुरंत ही उसे रोकने की कोशिश करी लेकिन निंग शाओरेन की आईज़ इमोशनल हो गई। निंग शाओरेन कहता है तुम्हारे फादर मेरे बेनिफैक्टर हैं, मैं तुम्हारी प्रॉपर केयर नहीं कर सकता क्या है? मुझे चांस दो यार, मैं अपनी मिस्टेक कंपनसेट करना चाहता हूँ। बताओ मैं पहले नहीं कर पाया था लेकिन अब मैं पूरी कोशिश करूँगा। आखिर में निंगज़ो की आईज़ भी रेड हो गई। उसने ग्रैटिट्यूड के साथ एग्री कर दिया। अब देखते हैं रात का वक़्त है। निंगज़ो सोने वाला था तब निंग शाओरेन ने एक तलिस्मान निकाला। निंग शाओरेन कहता है तुम अभी थर्ड लेयर पीक पर पहुँचे हो। क्या तुम्हें अभी तक मैग्मा फेरी पैलेस में ड्रॉ नहीं किया गया? निंगज़ो ने हेड नोड करा। मैग्मा इमॉर्टल पैलेस लेकर क्यूरियोसिटी शो करी। निंग शाओरेन ने जेंटली एक्सप्लेन करा। निंग शाओरेन कहता है मैग्मा इमॉर्टल पैलेस में एंटर करने के लिए टीम वर्क की ज़रूरत होती है। अभी जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। रैश मतलब रश एक्ट मत करना। रश में एंटर करोगे तो सोल डैमेज हो सकती है, कल्टीवेशन भी डिले होगा। ये र्यून अटैच कर लो, इससे तुम्हारी सोल थोड़ी डैमेज होगी और तुम पैलेस में ड्रॉ होने के रिक्वायर्ड थ्रेशोल्ड से नीचे चले जाओगे। यानी बेसिकली तुम्हें अभी पैलेस अपने आप नहीं खींचेगा। इमॉर्टल पैलेस के अंदर तुम्हारी सोल नहीं खींचेगी, सीधी-सी बात है, इसको अपने पास रखोगे तो। वरना तुम्हारी सोल खींच ली जाएगी, तुम्हें वैसी दिक्कत हो रही है, ऊपर से सोल भी खींच ली जाएगी तो और दिक्कत होगी। इसलिए अभी इसको अपने पास रखो ताकि तुम्हारी सोल ना जाए। इसमें तुम्हारा बेनिफिट ही है, कोई हार्म नहीं है। तो फिर निंगज़ो ने बोला थैंक यू अंकल निंग। निंग शाओरेन यहाँ पे थोड़ा-सा हँसा, निंगज़ो के शोल्डर पर पैट किया और उसे प्रॉपर्ली रेस्ट करने को बोला। फिर वो रूम से चला गया। निंग शाओरेन का रियल फेस अब देखते हैं। स्टडी में अकेले होते ही निंग शाओरेन के फेस पर एक्सप्रेशन कंप्लीटली डिसअपीयर हो गया, उसका फेस कोल्ड हो गया। उसने ट्रस्टेड सर्वेंट को बुलाया। निंग शाओरेन कहता है अपने कुछ मैन लेकर निंगज़ो के रेसिडेंस को सर्च करो अच्छे से। ध्यान रहे कोई डिस्टर्बेंस या साइन नहीं रहना चाहिए। जो भी इन्फॉर्मेशन मिले सब कलेक्ट करना। तो जितने भी उसके सर्वेंट होते हैं, लॉयल वाले सर्वेंट, खास वाले सर्वेंट, वो कहते हैं यस माय लॉर्ड, क्योंकि छुओगे भी तो बस ऐसे ऊपर-ऊपर से छूना, फिंगरप्रिंट भी नहीं रहना चाहिए, कोई चीज़ भी गिरनी नहीं चाहिए, इतना ध्यान रखना। ऐसे एक्ट करना है। अब आगे देखते हैं। अब बाद में सीन यहाँ पे शिफ्ट होता है। बाद में निंग शाओरेन ने अपने यंग क्लैन ने सीक्रेटली अपने अंकल को बुलाया। अंकल के फोरहेड पर बैंडेज बांधकर वो अपना आया। निंग शाओरेन के सामने बहुत रिस्पेक्टफुली एटीट्यूड रखा। निंग शाओरेन ने अंदर ही अंदर यहाँ पे सोचा और थोड़ी-सी लंबी सी साँस ली। उसे पता था अंकल फोरहेड का जो घाव था वो ईज़िली हील कर सकता था, लेकिन वो जानबूझकर बैंडेज रख के आया था ताकि यहाँ पे सिंपैथी मिले और इनडायरेक्टली अपनी लॉयल्टी और एफर्ट रिमाइंड करा सके कि देखो तुम्हारे लिए मैंने सब करा है। निंग शाओरेन कहता है अंकल आओ बैठो। निंग शाओरेन के फेस पर फिर भी जेंटल स्माइल आ गई। अंकल बैठ गया। अंकल कहता है मैं जनरली कंफ्यूज्ड हूँ। ऑर्डर तो आपने ही दिया था यंग लीडर, फिर आपने ही सडनली ये सब क्या कर दिया? निंग शाओरेन ने हाथ उठाकर उसे रोका। निंग शाओरेन कहता है एक सेंटेंस में एक्सप्लेन करता हूँ। एक्सप्लोसिव फ्लेम मंकी का एक्चुअल इन्वेंटर निंगज़ो है। अंकल का मुँह यहाँ पे खुला का खुला रह गया। अंकल कहता है क्या? निंग शाओरेन ने और कुछ एक्सप्लेन नहीं करा, बस चेयर पर लीन बैक करके अपने चाय पी और आराम से अपनी एक सिप ली। अंकल को सडनली सब समझ आ गया। वो खड़ा हो गया और आईज़ उसकी वाइडली ओपन हो गई। अंकल कहता है लिटिल ज़ुओ एक्सप्लोसिव फ्लेम मंकी का क्रिएटर है। निंग शाओरेन ने बस उसकी तरफ देखा, कुछ नहीं बोला। अंकल की आईज़ यहाँ पे एकदम भाई ब्लैंक हो गई। कुछ सेकंड बाद उसका माइंड क्लियर हुआ। अंकल कहता है नो वंडर उसके पास इतना ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी था। लेकिन उसने कहा था कि ये मैटर एक गोल्डन कोर कल्टीवेटर से रिलेटेड है। और भाई अब यहाँ पे दिक्कत हो गई क्योंकि निंग शाओरेन जो चाय पी रहा था उसकी चाय यहाँ पे खिसक गई। निंग शाओरेन ने बोला 5C से क्रेडिट लेने के लिए एक्सप्लोसिव फ्लेम मंकी सिटी लॉर्ड को प्रेजेंट किया गया था। चेंचा एक्चुअली 5C का सबऑर्डिनेट है, निंगज़ो का नहीं। चेंचा ने सीक्रेटली निंगज़ो को प्रेशर में डालकर उससे क्रेडिट चुरा लिया है। मैटर अभी भी इन्वेस्टिगेशन में है लेकिन ट्रुथ ऑलमोस्ट यहाँ पे यही है। और अंकल ने रिलीफ की सांस ली और अंकल ने सोचा चलो चलो अच्छा ये बात थी। मुझे लगा कोई वो ब्लैक शैडो डीमन कल्टीवेटर है और कहीं दिक्कत हो जाती।
अंकल कहता है तो ये बात है, उसके फेस पर गिल्ट आ गया। अंकल कहता है मैंने लिटिल ज़ुओ को गलत समझ लिया, लेकिन उस सिचुएशन में मेरे पास वही करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। मुझे फैमिली को स्पेशली आपको एक्सप्लेनेशन देना ही था। निंग शौरेन हँसा और कहा आई अंडरस्टैंड, तुमने लॉयल्टी प्रूव करी है। आओ मेरे पास बैठ जाओ। अंकल यहाँ पे बैठ गया। निंग शौरेन ने अपनी बात कंटिन्यू करी और कहा लेकिन अब निंग ज़ुओ को क्या एक्सप्लेनेशन दूँगा मैं ये बताओ पहले, मतलब मैं उसे बोलूँ क्या? अंकल ने बोला हैं क्या? निंग शाओरेन स्लोली यहाँ पे खड़ा हुआ, डेस्क के अराउंड वॉक करने लगा और अंकल के सामने आ गया। निंग शाओरेन कहता है अब सिचुएशन को देखो ज़रा। निंग शाओरेन कहता है सिचुएशन देखो। निंग ज़ुओ थर्ड लेवल मतलब निंग ज़ुओ क्यूआई रिफाइनमेंट के लेयर 3 पर पीक पर है, ठीक है? और 5 एलिमेंटल क्यूआई रेगुलेशन आर्ट उसके लिए एक्सट्रीमली सूटेबल है। यानी अगर इसके आगे भी लेवल अप होता है, यानी इसके आगे भी कोई लेवल आते हैं तो वो एकदम से लेवल अप कर जाएगा। उसके लिए सबसे सूटेबल यही टेक्नीक है। और साथ में भाई उसकी मैकेनिकल आर्ट को तो मैं क्या ही बोलूँ, एक्सप्लोसिव फ्लेम मंकी वही क्रिएट करा है उसने। इसलिए मैग्मा फेरी पैलेस एक्सप्लोरेशन में वो हमारी फैमिली का मेन फोर्स होगा। फैमिली को उसका मैक्सिमम यूज़ करना होगा। मैकेनिज़्म्स की फ़ील्ड में वो हमारे लिए रेयर टैलेंट है, लेकिन अब वो हर्ट है। फैमिली से डिस्टेंस फ़ील कर रहा है और हमसे क्लोज़ नहीं रहा है। अगर तुम उसकी जगह होते, तो ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद तुम क्या सोचते? तो अंकल तुरंत ही खड़ा हो गया। अंकल कहता, "अगर मैं निंगज़ू होता, तो इन्वेस्टिगेशन को लेकर मुझे कोई ग्रेविएशंस नहीं होता। उल्टा मैं फैमिली का ग्रेटफुल होता कि उन्होंने मुझे अपनी इनोसेंस प्रूफ करने का चांस दिया। मैं निंग फैमिली का मेंबर हूँ, लॉयल रहना, कंट्रीब्यूट करना, सैक्रिफाइस करना ही मेरी ड्यूटी है।" निंग शौरेन हँसा और अंकल की तरफ पॉइंट करा। निंग शौरेन कहता है, "वेरी गुड अंकल, तुम काफ़ी एनलाइटेंड हो। मैंने तुम्हें गलत चूज़ नहीं किया है।" अंकल ने इमीडिएटली हम्बल एक्सप्रेशन किया, लेकिन निंग शौरेन का टोन सडनली चेंज हो गया। निंग शौरेन कहता है, "लेकिन निंगज़ूओ नहीं हो तुम, ठीक है? वो 16 साल का है, वो तुम्हारी तरह कैसे सोच सकता होगा?" तो अंकल कहता है, "हाँ, ये बात तो मैं मानता हूँ। मैं फ्यूचर में उसे प्रॉपर्ली गाइड करूँगा, राइट पाथ पर ले आऊँगा।" निंग शौरेन ने बोला, "वो फ्यूचर की बात है, अभी लिटिल ज़ुओ हर्ट है और एज़ अ एल्डर हमें उसका बेटर केयर करना चाहिए। उसके हर्ट का जो ये हमने दर्द दिया है उसको दूर करना होगा। उससे हैपीली ग्रो करना पड़ेगा, कल्टीवेट करवाना होगा, राइट?" तो अंकल जितना सुन रहा था, उतना ही उसे अनईज़ी फ़ील हो रहा था। निंग शौरेन ने यहाँ पे प्रेशर दिया और कहा, "एज़ अ एल्डर हमें सैक्रिफाइस करना भी चाहिए उसके लिए। अंकल, तुम इतना समझते हो ना, क्या मैंने बोला है?" अंकल प्रेशर में आकर गाइडेंस माँग मतलब हाँ में हाँ मिलाने के अलावा क्या ही कर सकता था। निंग शौरेन ने साउंड ट्रांसमिशन के थ्रू अपना प्लान एक्सप्लेन करा। अंकल यहाँ पे शॉक हो गया। अंकल कहता है, "लॉर्ड, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? फिर मेरा क्या होगा?" प्लान ये था कि बाद में अंकल की ही इन्वेस्टिगेशन की जाएगी। प्रेशर के अंडर अंकल को ट्रुथ कन्फेस करना होगा कि सालों से निंग शौरेन सीक्रेटली निंगज़ू को स्पिरिट स्टोन कल्टीवेशन रिसोर्स प्रोवाइड करता रहा। लेकिन अंकल ने उन रिसोर्स को यहाँ पे अपने पास रख लिया और निंगज़ू को कुछ भी नहीं दिया। अब निंगज़ू सडनली फेमस और वेल्दी हो गया है, तो अंकल ग्रीड और जेलसी में कंट्रोल नहीं कर सका अपने आप को। उसने इन्वेस्टिगेशन का एक्सक्यूज़ बनाकर निंगज़ू को ब्लैकमेल करने की कोशिश करी और एंड में काइंड हार्टेड निंग शौरेन ने टाइम पर आकर अंकल को दूर करा और अपने काइंड हार्टेड निंग शौरेन ने उसे बचा लिया निंगज़ू को। इस स्टोरी में साफ-साफ विलेन अपना अंकल बनेगा और निंग शौरेन हीरो बनेगा। तो अंकल ये ब्लेम बिल्कुल नहीं लेना चाहता था। क्लियरली निंग शौरेन ने खुद निंगज़ू को 16 इयर्स तक इग्नोर किया था और अब अपनी इमेज सेव करने के लिए सारा ब्लेम अंकल के ऊपर डाल रहा था। निंग शौरेन कहता है, "करोगे या नहीं करोगे? और अब भी मेरे सबॉर्डिनेट हो या नहीं हो, ये भी बता दो।" निंग शौरेन की आइज़ यहाँ पे कोल्ड हो गई। निंग शौरेन कहता है, "डेयर करोगे? रिफ्यूज़ करने का दम है तुम्हारे अंदर? अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। अपने सन निंग जी के बारे में सोचो। अपनी फैमिली बिज़नेस में वो काफ़ी कंफर्टेबली रह रहा है ना, राइट?" ये थ्रेट सीधा अंकल के दिल में घुस गया। सडनली अंकल सब समझ गया। निंग शौरेन ने उसे इन्वेस्टिगेशन टीम का हेड इसलिए बनाया था क्योंकि वो निंगज़ू का अंकल था। एक्चुअली मतलब सॉरी गलत बोल दिया। असल में हेड इसलिए बनाया था, ये वजह नहीं थी कि वो अंकल है इसलिए उसका हेड बना दिया। एक्चुअली वजह ये थी कि मनी पर नज़र रख रहा है, कोई ब्लेम आए तो इसको सीधा एकदम उठा के बलि का बकरा बना दो। अंकल का फेस यहाँ पे रेज से रेड हो गया। उसने फिस्ट को टाइटली एकदम बाँधा और लंबी साँस ली। अंकल यहाँ पे सोचा, डैम! निंग शौरेन वो लिटिल ज़ुओ के मनी को लेना चाहता है और मुझे फ्रेम करके खुद उसके क्लोज़ जाना चाहता है। निंग शौरेन ने उसकी एंग्री पोस्चर को देखा और यहाँ पे डिस्डेनली एकदम लंबी साँस ली। वो स मतलब अंकल के एंग पर मतलब अंकल गुस्सा हो गया है ना, अंकल भी तो देखो गुस्से में है। देख रहा है आखिर निंग शौरेन क्लैन लीडर था और सुपीरियर था अपने अंकल से। तो अंकल कर भी क्या सकता था? रियलिटी ये थी कि अपने निंगज़ू को 16 इयर्स तक अंकल ने प्रोटेक्ट किया था। मतलब यहाँ पे हाँ, देखो बात तो देखो सही है।
अगर तुमने सोचा हो कि देखो अंकल कितना बेकार है, अंकल ने उसकी ज़बरदस्ती इन्वेस्टिगेशन करी, अंकल ने उसे चीज़ें नहीं दी, अंकल ने उसे मैग्मा फेरी पैलेस के अंदर मरने भेज दिया था और आंटी ने भी ऐसा करा था, तो देखो ऐसा नहीं है। अंकल और आंटी ने उसे खिलाया-पिलाया, आराम से पाला था। लेकिन वही बात होती है ना, पराया बच्चा तो पराया बच्चा होता है। भले उसको सब कुछ नहीं दिया हो, लेकिन भाई रहने, खाने, पालने और चीज़ों को थोड़ा-सा रखा था। भले अंकल-आंटी यहाँ पे कितने ही बेकार हों, घटिया हों, चीज़ें इक्वल ट्रीट ना करते हों, उसे अपने बच्चे जैसा ना मानते हों, लेकिन फिर भी बच्चा तो मानते थे। उनको ट्रीट करा भाई अच्छे से, थोड़ा अच्छा तो नहीं, लेकिन देखो सही से उसे खिलाया-पिलाया, सब कुछ करा। अंकल ने और आंटी ने यहाँ पे पाला-पोसा था और ये जो कांड हुए थे इमॉर्टल पैलेस के अंदर भेजना, उस इन्वेस्टिगेशन एक्सप्लोरेशन टीम के अंदर या अभी अटैक करना, तो ये निंगज़ूओ ने अपने बुड्ढा हार्ट डीमन सील की वज़ह से उनके सोच को यहाँ पे ऐसे बदल दिया था, इस वज़ह से वो ऐसा करने पर आ गए थे अपने अंकल। वरना तो करना नहीं चाहते कभी ऐसा, है ना? ये वजह हो गई थी। बस इसलिए अपने अंकल यहाँ पे सच में सही थे। बस ये निंग शौर्य यहाँ पे कमीना है। बाकी अपने अंकल को अगर ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे जो अंकल आंट हैं वो कमीने हैं, लेकिन वो वाले कमीने नहीं हैं। मतलब माफ़ करा जा सकता है इनको। अंकल के पास कोई चॉइस नहीं थी। वो अनफ़ेयर ब्लेम एक्सेप्ट करने के लिए मतलब फ़ोर्स था, क्योंकि वो सबॉर्डिनेट था। निंग शौर्यन के अंडर ही सर्वाइव करता था। यंग क्लैन लीडर, निंग फैमिली क्लैन लीडर के इमीडिएटली बाद सबसे पावरफुल पोजीशन पर था। जैसा मैंने बोला ना, क्लैन लीडर निंग फैमिली के अंदर सबसे ऊपर है और जो यंग क्लैन लीडर होता है वो उनका बेटा होता है या तो वो पर्सन होता है जो आके लीडर बनेगा इसलिए। तो अंकल रेसिस्ट करता भी तो इवेंचुअली फोर्सफुली एक तरीके से दिक्कत ही होती है उसको बाद में। इसी मोमेंट अंकल को याद आया कि उसने रिसेंटली निंग्ज़ो के साथ क्या किया है। अंकल सोच में कहता है तो ये होता है जब कोई तुम्हें फ़ोर्स करे और तुम्हें कुछ रेसिस्ट ना कर सको, यानी तुम कुछ भी ना कर सको और तुम्हारे ऊपर ऐसे दिक्कत आ जाए। उसका हार्ट यहाँ पे बिटरनेस और डेस्पेयर से भर गया था। उसे लगा कि शायद वो उसके साथ जो भी हो रहा है ना, सब गलत ही हो रहा है। लेकिन जो भी हो, एंड में अपने अंकल ने मान ही लिया कि भाई जो यंग क्लैन लीडर था ना, सच में जो भी किया मैंने उसके लिए किया, लेकिन यंग क्लैन लीडर ने मेरे को मतलब ऐसा दे दिया, मैंने उसको सपोर्ट करा और एंड में मुझे ही गिल्ट हो रहा है। उसकी वॉइस एक्सट्रीमली यहाँ पे अजीब-सी हो गई थी। निंग शौर्य ने उसके शोल्डर पे पैट करा। निंग शौर्य कहता है, "मैं तुम्हारे साथ अनफेयर नहीं करूँगा। फिलहाल फैमिली डंजन में शिफ्ट हो जाओ। मैं तुम्हारी वाइफ़ को तुमसे मिलने का अरेंजमेंट कर दूँगा।" अंकल यहाँ पे शॉक में रह गया। उसे नहीं लगा था कि पनिशमेंट इतनी जल्दी स्टार्ट हो जाएगी। उसने निंग शौर्यन की तरफ देखा। निंग शौर्यन स्माइल कर रहा था, लेकिन उसकी आईज़ एकदम आइसी कोल्ड थी। अंकल ने हेड लोवर कर लिया। अंकल कहता है, "यस, आई ओबे", यानी मैं यही करूँगा। हाँ, क्या बोलें, देखते हैं। देखो यार, ये सब चीज़ें ना, ये जो पॉलिटिक्स है, ये गेम ना रियल में भी चलता ही है और देखो ये कितना अच्छे से मतलब यहाँ पे सब चल रहा है। हालाँकि अपना मेन कैरेक्टर भी कितना स्मार्ट है, वो भी ये सब जानता था। चलो देखते हैं इसका क्या हालत होगी। मज़ा तो आएगा जिस दिन मज़ा चखाएगा अपना निंग ज़ुए से निंग शाओरेन को। देखते हैं। फाइनली अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है निंग फैमिली क्लैन लीडर के पास। निंग फैमिली क्लैन लीडर घर वापस आया तो उसके फेस पर स्माइल थी। नेगोशिएशन में उसने निंग फैमिली के लिए एक्सपेक्टेड से ज़्यादा बेनिफिट सोर्स कर लिए थे। निंग शाओरेन ने उसे रिपोर्ट करा और एक्सप्लेन किया कि कैसे अंकल अंकल को यहाँ पे स्केपगोट बनाकर निंगज़ो का ट्रस्ट गेन किया है। निंग फैमिली क्लैन लीडर ने बियर्ड को स्ट्रोक करते हुए सोचा, तुमने ओवरऑल ठीक ही हैंडल करा है, लेकिन याद रखो निंगज़ो पहले जैसा नहीं रहा। अभी फैमिली उसको उसकी स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। अपनी ग्रीड को थोड़ा कंट्रोल करके रखना, ठीक है? निंग फैमिली क्लैन लीडर ने अपने सन की ग्रीडी नेचर को अच्छे से जानता था। मैंने बोला था इसका बेटा ही होगा। सिर्फ़ एक ग्लेंस से ही निंग शौर्यन के कोल्ड मतलब निंग शौर्यन के जो माथा था उसके ऊपर पसीना आ गया। निंग शौर्यन कहता है, "यस फादर, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा।" निंग शौर्यन आगे कहता है, "फादर, ये मेरी अर्जेंट इन्वेस्टिगेशन का रिजल्ट है।" निंग शौर्यन ने एक लार्ज अमाउंट ऑफ इन्फॉर्मेशन क्लैन लीडर के हाथ में ओवर कर दी। ये सब इन्फॉर्मेशन एक कॉमन नेम में था, मतलब सब में आगे यही लिखा था, निंगज़ो, निंगज़ो, निंगज़ो। हर डिटेल यहाँ पे क्लोज़ली निंगज़ो से ही कनेक्टेड थी, उससे ही रिलेटेड थी। आगे देखते हैं। निंग फैमिली कैलेंडर को निंगज़ो के सडन राइज़ को लेकर पहले से क्यूरियोसिटी थी। डॉक्यूमेंट्स देखने के बाद उसने रिलीफ की ब्रेथ ली। निंग फैमिली का लीडर कहता है, तो ये बात है। निंगज़ो ने बचपन से ही मैकेनिकल टेक्निक में टैलेंट दिखाया था। निंगज़ो की मदर मेंग याओयिन खुद मैकेनिज़्म कल्टीवेटर थी। उसकी डेथ बहुत अर्ली हो गई थी, लेकिन वो निंगज़ो के लिए मैकेनिकल टेक्निक की बहुत सारी बुक्स छोड़कर गई थी। निंगज़ो बचपन से उन बुक्स को अपनी मदर की प्रीशियस मेमोरीज समझकर संभाला था। धीरे-धीरे इन्हीं बुक्स का उस पर डीप इन्फ्लुएंस हुआ। बचपन में ही निंगज़ो मैकेनिकल टेक्निक्स में इंटरेस्टेड हो गया। वो फ्रीक्वेंटली ही चियू गार्डन जाकर ली ली लाइफेंग के पपेट शो देखता था।
चियू गार्डन फायर परसिमन इमॉर्टल सिटी का ऑर्फनेज था, जिसे सिटी लॉर्ड मैंशन और वेल्दी फैमिलीज मिलकर सपोर्ट करती थी। ली लाइफेंग के पास थंडर स्पिरिचुअल रूट था। वो मैकेनिज्म कल्टीवेटर भी था। उसका मैकेनिकल पावर एक्सटर्नल लाइटनिंग एब्जॉर्ब करके एनर्जी में कन्वर्ट करता था। लीडर कहता है ली लाओ के पपेट शो वाकई यहाँ पे अनपैरेलल्ड हैं। निंग जो भी बचपन से ही पपेट्स और मैकेनिकल टॉय का फैन था। फैमिली एकेडमी ज्वाइन करने के बाद उसका सबसे बड़ा इंटरेस्ट मैकेनिकल टेक्निक ही था। वो इस सब्जेक्ट को सीरियसली स्टडी करता था और बाकी सब्जेक्ट इग्नोर करने की वजह से उनमें वीक होता था। और 10 ईयर के बाद उसकी बाकी सब्जेक्ट की रिजल्ट इंप्रूव होने लगे और वो एकेडमी में अपर मिडिल रैंक तक पहुंच गया। लेकिन निंग फैमिली तलिस्मेंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती थी, इसलिए निंग जो के अंकल आंट नहीं चाहते थे कि वो मैकेनिकल टेक्निक के पीछे अपना फ्यूचर वेस्ट करे। उन्होंने उसके मैकेनिकल टॉयज़ के 3 बड़े बास्केट को तोड़ दिया। ओके, बचपन की बात है। उन्होंने उसके मैकेनिकल टॉयज़ के 3 बड़े बास्केट को तोड़ दिया। निंग्ज़ो बाहर से ओबीडिएंट था, लेकिन सीक्रेटली मैकेनिकल टेक्निक स्टडी करता रहा। वो कुछ मैकेनिकल वर्कशॉप में अनपेड चाइल्ड वर्क, मतलब एक तरीके से लेबर वाला काम भी करता रहा, क्योंकि उसके लिए मैकेनिकल आर्टिफैक्ट के साथ काम करना इनफ था। उसकी डेडिकेशन की वजह से उसकी मैकेनिकल स्किल कंटिन्यूअसली इंप्रूव होती गई। 15 की एज में उसने मैकेनिकल पैरेट बनाया, जो उसके पीयर्स के क्रिएशन से काफ़ी बेटर था। लेकिन मेजर फैमिली एग्जामिनेशन में निंग जो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं ला पाया। लीडर ने बोला वो बहुत नर्वस हो गया था। निंग शौरन ने एग्री करा। निंग शौरन कहता है एग्जाम के टाइम स्टिंग एक्सीडेंटली ट्रेंगल हो गई। निंग जो ने नोटिस नहीं किया होगा। जब तक एक्शन लेने की कोशिश करी, उसके पास परफॉर्म करने की स्पेस ही नहीं बची होगी। अगर मैं यहाँ पे प्रॉक्टर प्रॉक्टर होता तो उसको रीटेक का चांस ज़रूर देता। तो लीडर कहता है प्रॉक्टर एल्डर की गलती नहीं थी। रूल्स के अकॉर्डिंग एग्जाम में पहले कैंडिडेट को सब चेक करना चाहिए था। जो हुआ उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी निंगजो की ही थी, यानी निंगजो को चेक करके आना चाहिए था कि धागा सही से बंधा है नहीं बंधा है, या चीज़ें सही से काम कर रही हैं नहीं। वो सब निंगजो की गलती थी। तभी एक सर्वेंट ने रिपोर्ट किया फेंग जी क्विंग आ गया है। लीडर ने बोला उसे अंदर बुलाओ। फेंग जी क्विंग फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक पर था, वाइल्ड स्पिरिचुअल रूट रखता था और मैकेनिज्म टेक्निक में भी स्किल्ड था। निंग फैमिली ने रिसेंटली हाई इंसेंटिव्स देकर उसे रिक्रूट किया था। वो फैमिली के इंपॉर्टेंट एक्सटर्नल टैलेंट्स में से एक था। यहाँ पे फेंग जीकिंग कहता है ग्रीटिंग्स क्लैन लीडर और ग्रीटिंग्स यंग क्लैन लीडर। निंग शोरन कहता है मास्टर फेंग, हमने तुम्हें 2 मैकेनिकल एक्सप्लोसिव फ्लेम मंकी इंस्पेक्ट करने के लिए बुलाया है। क्रिएटर की मैकेनिकल स्किल यहाँ पे एवेल्यूएट करो, मतलब बताओ इनको चीज़ों को चेक करो, बताओ इसको बनाने वाला कौन होगा, मतलब इसको बनाने वाला मतलब कैसा होगा, क्या टैलेंटेड है। निंग फैमिली अभी ओपनली रिवील नहीं करना चाहती थी कि एक्चुअल क्रिएटर निंगजो था। निंग शौरेन भी जानबूझकर इग्नोरेंट बन रहा था ताकि निंगजो के सामने अपनी यहाँ पे सिंसेरिटी का इमेज मेंटेन कर सके। साथ ही एक्सप्लोसिव फ्लेम मंकी का मैटर फाइशी से कनेक्टेड था और निंग फैमिली फाइशी को अननेसेसरी ऑफेंड नहीं करना चाहती थी। फेंग जी क्विंग ने दोनों मंकीज को इंस्पेक्ट करा। एक प्रॉपर्ली मेड सॉलिड था, जबकि दूसरा यहाँ पे टूटा हुआ और डैमेज था। इसे निंग जो ने बाद में यहाँ पे मॉडिफाई करा था। हम जानते हैं ना, निंग जो ने यहाँ पे 2 मंकी बनवाए हैं। एक मंकी है जो कि बिल्कुल बढ़िया सा चलता है, दूसरा मंकी है जिसमें खराब प्रोडक्ट लगे हुए हैं जो कि मेड इन चाइना टाइप का है, जो सस्ता वाला है, वैसा चलता है। फेंग जीक्विंग कहता है मंकी की स्किन 5 वेलवेट रेड स्किन से बनी है और ट्रेडिशनल स्पेशल एम्ब्रॉयडरी यूज़ हुई है। नॉर्मल क्राफ्टमैनशिप है, कुछ स्पेशल ज़्यादा नहीं है। फ्रेमवर्क के लिए सेलेस्टियल गोल्ड मतलब सूटेबल है क्योंकि स्टोरेज फॉर्मेशन के लिए यूज़फुल है। लेकिन मैं क्लाउड वेल के एम्प्टी लंग्स यूज़ करता। इस फॉर्मेशन लिविंग क्रिएशन मतलब क्रिएचर का यूज़ स्टोर करती। मतलब ये कहना चाह रहा है कि मैं यहाँ पे वेल का यूज़ करता है, जबकि यहाँ पे कुछ और यूज़ हुआ है। यहाँ पे कोई सेलेस्टियल गोल्ड सूटेबल था, स्टोरेज के लिए ज़्यादा यूज़फुल नहीं है, मैं वेल को यहाँ पे चुनता। एक्सप्लोसिव फ्लेम मंकी फायर परसिमन कलेक्ट करता है और फायर परसिमन्स लिविंग एंटिटीज़ हैं, इसलिए लिविंग स्टोरेज फॉर्मेशन ज़्यादा सूटेबल होती। उसने मंकी की बॉडी मटेरियल को भी बस यहाँ पे लाइटली प्रेस करा। पाम में मल्टीपल फॉर्मेशन है, उनकी मैचिंग मेथड काफ़ी न्यू डिसेंट है। फिर उसने मंकी के ब्रेन में मौजूद यहाँ पे वंडरड बुलेट को सबसे यहाँ पे इम्प्रेसिव पार्ट बताया, लेकिन तुरंत ही उसकी लिमिटेशन भी यहाँ पे पॉइंट आउट कर दी। मटेरियल सिलेक्शन कॉस्ट सेव करता है, लेकिन फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट से नीचे के कल्टीवेटर से यूज़ नहीं कर सकते। इसी वीकनेस की वजह से बायर्स की रेंज बहुत लिमिटेड हो गई है। अगर ये प्रॉब्लम नहीं होती तो एक्सप्लोसिव फ्लेम मंकी की सेल टाइम टू टाइम यहाँ पे ऐसी हो जाती कि क्या बताएं। ओवरऑल डिज़ाइन में कुछ शॉर्ट कमिंग्स हैं। निंग शौरेन ने सीधा मेन क्वेश्चन पूछा, क्रिएटर की मैकेनिकल स्किल स्ट्रांग है? तो यहाँ पे बोला चेन चा ने फ्री बी वर्कशॉप इतने सालों तक ओपनली यूज़ करा है, इतनी मेहनत के बाद ये मैकेनिज्म बनाया है, इसलिए इसे एक तरीके से कुछ ज़्यादा कहा नहीं जा सकता। इसमें कुछ क्लेवर डिज़ाइंस हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं हैं। फायर परसिमन हार्वेस्टिंग बिजनेस नेक्स्ट ईयर चेंज हो जाएगा, इसलिए इन मैकेनिक मतलब ये जो मैकेनिज्म है लॉन्ग टर्म तक यूटिलिटी नहीं होगी। यानी 1 साल में 1 बार आता होगा ये, तो 1 साल में
एक बार यूज़ करने के बाद ये सारे मंकी खराब हो जाएँगे, अगले साल तुम्हें नए मंकीज़ खरीदने पड़ेंगे, ये बात है। ओवरऑल ये मैकेनिज़्म मीडियम लेवल का है, बस एवरेज से थोड़ा-सा बेटर है। निंग फैमिली कैलेंडर और निंग शॉरेन ने एक-दूसरे को देखा। निंग फैमिली कैलेंडर ने सोचा कि फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट पीक कल्टीवेटर यहाँ पे फेंग जिकिंग का मीडियम कहना बीक्यूआई रिफाइनमेंट रेलम के निंगज़ो के लिए एक्चुअली हाई प्रेज़ था। निंग शॉरेन का निंगज़ो को अपनी साइड लाने का डिटर्मिनेशन और स्ट्रॉन्ग हो गया। अब देखते हैं चियू गार्डन के अंदर। मीनवाइल ज़ू शुआंसी ने अपना अपीयरेंस हाइड करके चियू गार्डन में एंटर किया। गार्डन में धूप ले रहे एक ओल्ड मैन ने सडनली यहाँ पे अजीब सा लुक लिया और बोला, कौन है? ये बंदा था ली लाइफेंग। ये वही बंदा था तो पपेट शो दिखाता था, ली लाइफेंग। वो कहता कौन है? ज़ू शुआंज़ी सरप्राइज़ हुआ, इमीडिएटली रिवील हो गया। उसने यहाँ पे डिडक्शन स्पेल एक्टिवेट करा और सराउंडिंग्स को ऑब्जर्व करा। उसे पता चला कि कोर्टयार्ड में इनविजिबल थंडर फोर्स सर्कुलेट हो रही है। ज़ू शुआंज़ी ने फुट स्टेप रखा, बूम आवाज़ आई। ग्राउंड से सॉइल हट गए और नीचे ब्रिक्स रिवील हुए। ब्रिक्स पर स्ट्रेंज रुइंस बने हुए थे। ये ब्रिक्स एक कंप्लीट फॉर्मेशन नहीं बनाते थे, बल्कि ग्राउंड में इंटरवल पर, मतलब हर इंटरवल्स पर यहाँ पे टूटी हुई थी। इसी वजह से ज़ू शुआंज़ी भी उन्हें ईज़िली डिटेक्ट नहीं कर पाया था। ये फायर पार्सिमोनी मोटर सिटी में एंटर करने के बाद पहली बार था जब किसी ने उसकी प्रेज़ेंस से डिटेक्ट कर ली थी, यानी पता कर लिया था कि कौन आ गया। कहीं ये ली लाइफेंग ये तो वो शैडो कल्टीवेटर तो नहीं है? देखते हैं। ली लाइफेंग कहता, ओह! लॉर्ड ज़ू शुआंज़ी हो, आप हो, आओ बैठो। ली लाइफेंग सिर्फ़ फाउंडेशन एस्टेब्लिशमेंट अर्ली स्टेज पर था, सिर्फ़ गोल्डन कोर ज़ू शुआंज़ी के सामने बिल्कुल कैज़ुअल था। ज़ू शुआंज़ी को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, वो स्माइल के साथ ओल्ड मैन के पास आ गया। ज़ू शुआंज़ी कहता, सीनियर ली लाइफेंग, आपका नाम बहुत सुना है, मैं स्पेशली आपसे मिलने आया हूँ। ली लाइफेंग ने यहाँ पे एक लंबी साँस ली और बोला, इतने फ़ेमस डिवाइन इन्वेस्टिगेटर या डिवाइन हंटर को मेरे यहाँ विज़िट मतलब करने में काफ़ी लेट हो गया। और विज़िट बोल रहे हो, लेकिन एक्चुअली तुम ये वेरीफ़ाई करने आए हो कि मैं ब्लैक शैडो डीमन कल्टीवेटर हूँ या नहीं, राइट? यही तो चेक करने आए हो। ज़ू शुआंज़ी ऑकवर्डली यहाँ पे थोड़ा-सा चकल हो गया। ली लाइफेंग ने एक लंबी साँस ली और कहा, मैं इतने साल जी चुका हूँ ना और बहुत कुछ देख चुका हूँ। लॉर्ड ज़ू, जितना इंस्पेक्ट करना है यहाँ पे आराम से कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ज़ू शुआंज़ी ने हैंड ऊपर करे और कहा, देन फॉरगिव माई, यहाँ पे जो भी मतलब मेरे से दिक्कतें होंगी उन सबको मुझे माफ़ करना। मैं यहाँ पे चेकिंग करने आया हूँ, मैं जो अपना काम करूँगा और सॉरी बाकी सब चीज़ों के लिए। जो उसका बोलना था उसने बोल दिया। भाई स्टोरी तो बड़ी मज़ेदार चल रही है, बड़ा मज़ा आ रहा है। अब आगे देखेंगे, पता चलेगा आगे क्या होगा। इसी के साथ एपिसोड करते हैं ख़त्म, फिर मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में।